तो एक बार प्लीज दोबारा से कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आप सभी लोगों को। यस सर। Yes, sir. Your voice is clear. तो फ्रेंड्स, अपना आज का जो टॉपिक है कल का ही टॉपिक है, जो कल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था अर्थ एंड यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सोलर सिस्टम को भी समझा। अभी आज मैं ये भी बताऊंगा कि फॉर्मेशन का थोड़ा सा हिंट दूंगा कि कैसे फॉर्मेशन हुआ यूनिवर्स का, या उसके बाद सोलर सिस्टम किस तरह से फॉर्म हुआ, ठीक है। और थोड़ा बहुत हम लोग अर्थ के बारे में भी देखेंगे, जो आगे का जो हम लोग का लेक्चर है क्लाइमेटोलॉजी का या जियोमॉर्फोलॉजी का, उसमें भी वो हेल्प करेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स का आप कह लो कि अगर यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तो इसमें सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे कौन किसका पार्ट है, ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जब तो यूनिवर्स और गैलेक्सी में ये डिबेट होता है कि पहले आपकी गैलेक्सी बनी या पहले से यूनिवर्स था, क्योंकि देखा जाए तो जो गैलेक्सीज हैं उनका एक से ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर ही आपका यूनिवर्स बना रही थी, है ना। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम देखें कि गैलेक्सी क्या है। तो क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जिन्हें हम गैलेक्सी या नेबुला कहते हैं, राइट। क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब एक से ज्यादा स्टार्स मिलकर के आपकी गैलेक्सी बनाती हैं, और एक से ज्यादा गैलेक्सीज मिलकर के आपके यूनिवर्स को बनाती हैं। जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है। जो अर्थ का जो सोलर सिस्टम है हमारा, उसमें जो अर्थ है वो किस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिल्की वे गैलेक्सी के बाद फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही हमारे तो यूनिवर्स में है ना, या हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे यूनिवर्स में इकलौती गैलेक्सी, ऐसा नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी आपको यहाँ पर दिख रहा है फिगर में, कुछ स्पाइरल गैलेक्सी है, और भी शेप्स की गैलेक्सीज मौजूद हैं यूनिवर्स में। जैसे कि अगर दूसरी गैलेक्सीज को हम देखें तो कुछ इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं, है ना। एंड्रोमेडा भी एक गैलेक्सी है जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है। तो उन गैलेक्सीज के समूह में हम कह सकते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है, और जो अर्थ है हमारा वो इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है। तो अगर एक साइज की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा हमें मिल जाएगा यूनिवर्स। यूनिवर्स आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है गैलेक्सीज को, ठीक है। उसके बाद आपको सोलर सिस्टम मिलेंगे गैलेक्सीज में। अब सोलर सिस्टम भी सिर्फ एक ही नहीं होगा, है ना। जैसे हमारा सन है मिल्की वे गैलेक्सी में, तो ऐसे बहुत सारे सन होंगे, और उन सब का अपना एक सोलर सिस्टम होगा, जिनको हम हिंदी में सौर मंडल भी कहते हैं। हिंदी वाला मैं बोलूंगा, ठीक है, इसमें मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया पीपीटी में, लेकिन हिंदी में जो भी है उसको मैं आपको यहाँ पर बोल के बताऊंगा। तो जैसे हमारा सौर मंडल है, वैसे और भी बहुत सारे सौर मंडल हैं जो कि आपकी मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट। अब हमारा सोलर सिस्टम जो है या सौर मंडल है, उसमें स्टार क्या है, सन है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार्स हैं वो आपके सोलर सिस्टम का एक नींव रखते हैं, या सोलर सिस्टम कोई भी हो तो वो आपके स्टार पे डिपेंडेंट है ना। और इसके बाद आप सोलर सिस्टम के पार्ट्स में देखेंगे प्लैनेट्स को। जैसे अभी हम देखें तो 8 प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स में कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके पास अपना नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको हम प्राकृतिक उपग्रह भी बोलते हैं। जैसे अर्थ के पास मून है ना, सैटर्न हो गया आपका, जुपिटर हो गया, इनके पास बहुत ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इनको भी हम देखेंगे। इसके बाद जो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स और आपके कॉमेट्स हो गए, ये भी सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ओवरऑल देखिए तो एक बड़ी बॉडी यूनिवर्स है, उसके अंदर ही सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। अगर पूछा जाए कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो आप गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्टार, प्लैनेट, मून, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, है ना, ये सारे ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि जैसे फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब जो यूनिवर्स है इसको अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि जो यूनिवर्स है ये मौजूद है, अब इसमें ये सारी चीजें कैसे बनी, ये यूनिवर्स इन सारी चीजें कंपोनेंट्स में कैसे टूटा। तो बहुत स्टार्टिंग में ही हम लोग 10th क्लास में ही अपने पढ़ते हैं कि एक बिग बैंग की थ्योरी बताई जाती है। जो बिग बैंग की थ्योरी थी, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था, जिसके कारण बहुत सारे कंपोनेंट्स टूट गए, है ना। इस यूनिवर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स टूटे, और आप कह सकते हैं कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स और रेडिएशन के फॉर्म में एक तरीके से स्पेस में फैल गया। उसके बाद फ्रेंड जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल और रेडिएशन से जब ये छोटे पार्टिकल आपस में टीम अप हुए, है ना, छोटे, तो इन्होंने आप कह सकते हो फॉर्म किया स्टार का, है ना। और इस तरह से जो स्टार्स बने,
एक स्टार बना तो ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही स्टार बना होगा, एक ही तारा बना होगा, बहुत सारे स्टार्स बने होंगे। तो फिर इससे एक फॉर्मेशन हुआ क्लस्टर ऑफ स्टार्स का एक क्लस्टर बना, और ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स था, इन्हीं को हम गैलेक्सी कहते हैं। तो आई होप कि आप थोड़ी सी क्लैरिटी आपके अंदर आई होगी कि ये जो गैलेक्सी है इसको क्लस्टर ऑफ स्टार्स क्यों कहते हैं, है ना। अब देखिए होता क्या है कि आखिर अब आपको ये पता चल गया कि ये गैलेक्सी है, क्लस्टर ऑफ स्टार से स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक ओवरव्यू आपको मिला कि इस तरह से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। अब आखिर प्लैनेट्स कैसे बने, या सन का आप कह सकते हो कि कैसे सन जो है वो बन के आया, सन का ओरिजिन क्या था। तो जब फ्रेंड्स से ये बिग बैंग हुआ है ना, और जब ये फॉर्मेशन चल रहा था स्टार्स का और जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स डेवलप हो रहे थे, तो इसी के साथ ही एक और कोलिजन हुआ। देखिए जो भी स्पेस साइंस में जो चीजें स्टैटिक की जाती हैं उसके आधार पर ही एक थेसिस बनाई जाती है, कॉन्सेप्ट बनाया जाता है कि ना किसी ने देखा नहीं है कि उस टाइम पे हुआ क्या था, लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जिस टाइम पे ये बिग बैंग हुआ उसी के कुछ समय बाद आप कह सकते हैं एक और कोलिजन हुआ, है ना। और ये जो कोलिजन हुआ उससे हम बोलते थे सुपरनोवा। मतलब इसी बिग बैंग थ्योरी के दौरान जब एक स्टार का फॉर्मेशन हुआ सपोज कीजिए, तो इसी का जो सबसे नियरेस्ट स्टार था उसमें भी एक कोलिजन हुआ, या आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ, वो किसी से टकराया, एक एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। इनके कारण जो क्लाउड्स है, ये जो आपके मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, ये आपस में कोलैप्स हुए, और जब ये आपस में कोलैप्स हुए तो जिसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कंडेंसेशन ऑफ गैसेस, तो वो गैसेस क्या है, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब ये आपस में कोलैप्स हुए तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस डेवलप हुआ, है ना, जो सेंटर पार्ट है, और इसके चारों तरफ ऐसे समझिए कि ये जो इसका रेजिड्यू था, है ना, इसका जो बचा हुआ पार्ट था, ये जो डिस्पर्स्ड एरिया था यहाँ पर पूरे बिग बैंग में एक स्टार के चारों तरफ, वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस के चारों तरफ एकत्रित हो गया। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस था ये बहुत ज्यादा डेंस था, जैसे कि अगर हम गैलेक्सी की बात करें तो इस न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, है ना, अगर मिल्की वे की बात करें, यहाँ पे डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इसको हमने ब्लैक होल का नाम दिया, और यहीं से आपके सन का आप कह सकते हो सूर्य का जन्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो हाइड्रोजन के आप कह सकते हो एटम्स थे वो आपस में मर्ज होकर के हीलियम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने लगे, जिसको हमने नाम दिया फ्यूजन रिएक्शन का, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन हुई, और ये एक तरीके की चेन रिएक्शन थी, ये रुकी नहीं, लगातार होती गई, जिसके कारण अब ये वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसे हीट भी जनरेट होती है, तो इसने बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट किया, टेम्परेचर जनरेट किया, जिसके कारण हम कह सकते हैं सन का, आप कह सकते हो सन हमारा इसका ओरिजिन हुआ, या इस तरह से सन हमारा पैदा हुआ। अब इसीलिए कहते हैं कि जो सन का सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये रिएक्शन अभी भी रुकी नहीं है। सन की एनर्जी कब खत्म होगी? जब हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होना बंद हो जाएंगे। जिस दिन हाइड्रोजन खत्म हो गया सन के अंदर का, उस दिन आप कह सकते हो कि ये अपनी रोशनी और ऊर्जा खो देगा, है ना। तो इसीलिए उसको स्टार की कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि जब हम लोग प्लैनेट और स्टार को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो स्टार है वो अपनी लाइट से चमकता है ना, उसके अंदर जो हीट है उसका सोर्स उसके अंदर खुद की एनर्जी है, जो चेन रिएक्शन हो रही है उसके सरफेस पे और उसके कोर में। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस डेवलप हुआ, ठीक है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि ये यहीं पर डेवलप होगा, इसके आसपास का जो रेजिड्यू है, अब यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है न्यूक्लियस में, तो भाई यहाँ पर आपका ग्रेविटी इसकी बहुत ज्यादा होगी, ये आपस में आसपास के जो रेजिड्यू पार्टिकल्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा, है ना, क्योंकि जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो आपने देखा होगा कि जो एट्रैक्शनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो अपने आसपास के जो एरिया में रेजिड्यू फैला हुआ पार्टिकल्स हैं उनको अपने में एक तरीके से समाहित करता है, जिसे हम लोग अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो डेंसिटी डिफरेंशिएशन के नाम से जाना, है ना, जिसके कारण एक बम्बार्टमेंट होता है चारों तरफ से और ये न्यूक्लियस बड़ा होता जाता है। सपोज कीजिए एक और न्यूक्लियस इसी क्लाउड में, मॉलिक्यूलर क्लाउड में डेवलप हुआ, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये इसमें मर्ज नहीं हो सकता, तो ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा, है ना। और जब ये अलग होगा तो इसी को मून्स या नेचुरल सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, तो इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम का एक आप कह सकते हो निर्माण हुआ। और जो मैंने आपको साइज के फॉर्म में बता दिया कि जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद किस तरह से सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, वो सन है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड से जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है ना, जो आप कह लीजिए कि सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ से वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 4 लाइट ईयर दूर है। ठीक है,
अर्थ से 4.25 लाइट ईयर इसकी डिस्टेंस है, इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे उसे हम लाइट ईयर के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, जो बड़ी कॉस्मिक डिस्टेंस होती है उनको एक तरीके से हम लाइट ईयर के टर्म्स में नापते हैं। अगर किलोमीटर के टर्म्स में हम देखें तो 1 लाइट ईयर ये आपका इक्वल होगा ऑलमोस्ट 9.5 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के, है ना। 9 पॉइंट एक्चुअली एकदम एग्जैक्ट है इसका 9.461 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12। ओवरऑल में हम लोग इसको होल नंबर में 5 कर देते हैं, 9.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 किलोमीटर। ये आपका लाइट ईयर कहलाता है। अगर अर्थ से सन की डिस्टेंस को देखा जाए तो वो कितना है? तो वो आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने किलोमीटर्स के बराबर होता है? तो आप कह सकते हैं कि किलोमीटर के टर्म्स में जो सन से अर्थ की डिस्टेंस है, सूर्य से पृथ्वी जितनी दूरी पर किलोमीटर के टर्म्स में है उसे ही हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, वो डिस्टेंस आपकी आती है अक्रॉस 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर जो आपका अर्थ है सन से इसकी डिस्टेंस है। अब इसी में देखिए एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, सिर्फ बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है कि अगर डिस्टेंस देखें सन और अर्थ के बीच की, सपोज कीजिए ये हमारा सन है और यहाँ पे अर्थ है, इनके बीच की डिस्टेंस मैंने बोला 150 मिलियन किलोमीटर। आपको पता है सन से जो लाइट अर्थ पे आ रही है वो किस स्पीड से चलती है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर यहां से हम टाइम निकालें कि जो सन की रे है वो सन से अर्थ तक आने में कितना समय ले रही है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपकी 1 500 सेकेंड्स, और 500 सेकेंड्स को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेती है। अब ये एक एवरेज स्पीड मैंने बताया है, सॉरी ये एक एवरेज टाइम बताया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन से हर वक्त एक बराबर दूरी पे नहीं रहती है। क्यों? इस चीज को आप समझें। जैसे सपोज कीजिए ये आपका सन है, ये अर्थ है और हमने एक अर्थ यहां बना दिया इसी अर्थ को यहां पर, और ये रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ। ये वाली जो कंडीशन है ये पेरीहिलियन की कंडीशन है। ठीक है, पेरीहिलियन को हिंदी में हम कह सकते हैं उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होती है तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस भी तो कम हो जाएगी। जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभी टाइम, तो 150 मिलियन को एक एवरेज मान के किया था। ठीक है, लेकिन जब उपसौर की कंडीशन होती है तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाती है 147 मिलियन किलोमीटर। 147 मिलियन किलोमीटर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 490 सेकंड निकलता है। पहले 500 सेकंड्स निकल रहा था एक एवरेज, यहाँ पर 490 सेकंड्स निकलता है। इसीलिए इसी तरह जब हम अपसौर की कंडीशन में इसको कैलकुलेट करते हैं जिसे हम एपीहिलियन बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाती है 152 मिलियन किलोमीटर। और जब इससे आप कैलकुलेट करोगे तो टाइम आपका निकलेगा 507 सेकंड्स। तो एक इन दोनों के बीच का एवरेज हम ले लेते हैं 500 सेकंड्स या फिर 8 मिनट 20 सेकंड्स कि जो सन से लाइट आ रही है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना समय ले रही है। इसी में एक दो चीज और आप देखिए कि अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे हैं, ठीक है, तो वहां से जो लाइट आपके आईबॉल से आकर के टकरा रही है वो कुछ नैनो सेकंड से भी कम समय लेती है ना। वहीं अगर मून की बात करें, मून से जो लाइट पृथ्वी पर आती है या हमारे आईबॉल से आकर के टकराती है तो उसमें आपका 1 सेकंड का टाइम लगता है। जो लाइट होती है वो 1 सेकंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर आ जाती है। उसी तरह अभी जो हमने नियरेस्ट स्टार की बात की प्रोक्सिमा सेंचुरी की, ये आपका 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। यहां से जो लाइट आएगी उसको 4 साल से भी ज्यादा लगता है, ठीक है, पृथ्वी तक आने में। तो ये कंपैरिजन आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे कि अगर प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो मोर देन 4 इयर्स, अगर वहां से लाइट है तो लाइट को अर्थ तक पहुंचने में मोर देन 4 इयर्स लगता है। ठीक है, यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट टेक्स 4 ईयर, ऑलमोस्ट 4 ईयर टू रीच। वहीं पर अगर सन की बात करें तो सन से जो लाइट आती है उसको 8 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्टली अगर आप बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जबकि मून से जो लाइट आती है वो 1 सेकंड में ही आप तक पहुंच जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स सोलर सिस्टम की हम बात करें
तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, आपको पता है कि इसमें 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 प्लैनेट्स थे। सोलर सिस्टम में केवल प्लैनेट्स नहीं है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क प्लैनेट्स भी आते हैं जिन्हें हम बौना ग्रह की उपाधि देते हैं, ठीक है। जैसा कि प्लूटो पहले प्लैनेट था, पहले ग्रह था, जो 9 प्लैनेट्स की फैमिली थी उसमें से प्लूटो को अब डार्क प्लैनेट बना दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट्स होने के लिए, एक ग्रह होने के लिए जो 3 कंडीशन बताए थे, किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ग्रह होने के लिए या प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशन थे। पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि सन के अराउंड इसकी ऑर्बिट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन बताई कि इनका सफिशिएंट मास होना चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर सफिशिएंट मास है और अगर वो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है तो वो प्लैनेट होगा। साथ ही साथ जो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि इसका जो ऑर्बिट हो अराउंड द सन वो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब वो किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में इंटरसेक्ट ना करता हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अगर सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है और साथ साथ में सन के भी चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है। तो आप देखिए जो मून है वो कहीं ना कहीं जो अर्थ की ऑर्बिट है सन वाली, जिसके अराउंड वो सन का ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो हम इसे प्लेनेट नहीं बोलते हैं। इसी तरह से जो प्लूटो है वो नेपच्यून की जो ऑर्बिट है जिसके अराउंड वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसमें ये एक तरीके से इंटरसेक्ट करता है। इसीलिए प्लूटो को जो प्लेनेट की कैटेगरी उससे हटा दिया गया। देखिए आप में से किसी का माइक म्यूट नहीं है तो प्लीज अपना माइक आप कर लें। देखिए जिसका भी माइक नहीं है वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर ले। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एस्टेरॉइड, कमेट्स एंड मेटेओर्स, है ना, तो ये सारा सब मिल करके आपका बनता है सोलर सिस्टम, जिसकी मेन एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स थे, ये किस तरह से क्लाउड कोलैप्स हुआ, कोलैप्स होकर के एक डेंसर न्यूक्लियस बना जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इंटेंस टेम्परेचर प्रेशर के कारण आपका सन का जन्म हुआ और उसके बाद जो आपके प्लैनेट्स बने, तो उनको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ गैसेज, ये पूरा प्रोसेस, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ गैसेज एंड अदर लेसर बॉडीज। जब इनका कंडेंसेशन हुआ एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस में, तो इस तरह से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ और जो प्लैनेट्स बने वो एक तरीके से सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। क्यों? क्योंकि जो सन की ग्रेविटी थी, जो सन का न्यूक्लियस था, उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक है, तो वो अपनी तरफ जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, केंद्रापसारी बल और केंद्राभिसारी बल, इन दोनों का जो एक संतुलन बना, उस संतुलन के कारण जो प्लैनेट्स हैं या जो ग्रह हैं वो सन का चक्कर लगाने लगे, लेकिन एकदम आप कह सकते हैं प्योर सर्कुलर पाथ नहीं था, ये आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट था। और जैसा कि मैंने बताया जो स्टार होता है वो अपनी लाइट से चमकता है, लेकिन जो अगर अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की बात करें तो दे शाइन बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। जो सन से इंसोलेशन आ रहा है उससे चमकते हैं। सन का सरफेस टेम्परेचर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इंटीरियर टेम्परेचर की बात करें 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के जो हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये एक हीट रिएक्शन है। इंटेंस हीट और टेम्परेचर यहाँ पे एमिट होता है इस रिएक्शन से, ठीक है। तो एक तरीके से अगर सन के सरफेस को देखा जाए तो ये आप देखेंगे कि फेरी गैसेज लीप्स अप इन विंड्स, बहुत सारे इस तरह से आप देखोगे गैसेज निकल रही हैं, जैसे कि एक वोल्केनो का वेंट होता है ना, वैसा आपको सन के सरफेस पे हर जगह दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, उन्हें इनर प्लैनेट बोला जाता है और इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितना नजदीक ये होगा सन के, है ना, उतना ज्यादा डेंसिटी डिफरेंशिएशन के कारण जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो मौजूद होगा इसमें। लेकिन वहीं पर हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, है ना, तो इनके पास सिर्फ गैसेज ही बचती हैं जो बाकी के 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। इसीलिए इन्हें जोवियन प्लैनेट्स बोला जाता है ना। जो सूर्य के नजदीक वाले प्लैनेट्स हैं दे आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और जो बाकी के आउटर प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं। इनका मोर देन 90% हिस्सा गैस से बना हुआ है, कोर इनका बहुत छोटा है ना, टेरेस्ट्रियल पार्ट बहुत छोटा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो प्लैनेट इस सीरीज में हमारे सामने आता है वो आता है मरकरी। हम कह सकते हैं कि सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है ये सन के। अब मरकरी के बारे में देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सन के सबसे ज्यादा नजदीक होने के बाद भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, सबसे गर्म नहीं है, स्मॉलेस्ट है,
और सन से इसकी अगर डिस्टेंस की बात करें तो लेस देन हाफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या हम कह सकते हैं 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। या अगर किलोमीटर के टर्म्स में बात करें तो 58 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो एक दिन होता है, जैसे 1 अर्थ डे होता है ना 24 आवर्स का, उसी तरह अगर मरकरी के एक दिन की बात करें तो ये 59 अर्थ डेज के बराबर होता है। अगर ऑर्बिट की बात करें तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में ये 88 अर्थ डेज लेता है, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम ये इनके एटमॉस्फेयर में भरा हुआ है मरकरी के। लेकिन ध्यान रखिएगा मरकरी के पास वेल डिफाइंड एटमॉस्फेयर नहीं है, ये इसका एक्सोस्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं मरकरी के एक्सोस्फीयर की। मैंने अभी बोला कि ये फास्टेस्ट प्लेनेट है इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन, ध्यान रखिएगा फास्टेस्ट प्लेनेट है। बाकी किसी भी सोलर सिस्टम के प्लेनेट को लोगे तो ये फास्टेस्ट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, है ना। अगर स्पीड की बात करें तो 47 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और इतना करने में इसे 88 अर्थ डेज। एक्सोस्फीयर की क्वालिटी इसकी ये है कि इसके एक्सोस्फीयर में आपके जैसे अर्थ का एक्सो इसी के जस्ट बाद जो हमारा प्लेनेट है वो आपका है वीनस, है ना। तो वीनस में एक एटमॉस्फेयर होने के कारण ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स इतने ज्यादा हैं कि जो सन से आती हुई हीट होती है वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसे ट्रैप कर लेता है। इसीलिए जो वीनस है वो हॉटेस्ट है, लेकिन मरकरी इंस्पाइट ऑफ कि ये सन के सबसे ज्यादा करीब है उसके बाद भी ये सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट या ग्रह नहीं माना जाता है, या ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। मूनलेस है, इसके पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, रिंगलेस है ना। और आप कह सकते हैं कि ये जीवन को सपोर्ट नहीं करता है। दिन के समय में इसका तापमान पहुंच जाता है 430 अराउंड डिग्री सेंटीग्रेड, और रात के समय में यही तापमान पहुंच जाता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब आप देखेंगे जो डायurnal रेंज है टेम्परेचर का वो बहुत ज्यादा आपको दिखेगा। दिन के समय में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और रात के समय में बहुत कम, तो जीवन को ये सपोर्ट नहीं करता है। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर होता तो दिन के समय में तापमान ज्यादा होता और रात के समय में वो इतना कम नहीं होने देता। एटमॉस्फेयर गर्म रखता है हीट को ट्रैप करके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। सेकेंड डेंसेस्ट प्लेनेट आफ्टर द अर्थ, पृथ्वी के बाद आप कह सकते हैं कि दूसरा सबसे डेंस प्लेनेट है ये, ठीक है। क्लोजेस्ट है सन के, मैंने पहले आपको बताया, लेकिन ये हॉटेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वीनस आपका इससे ज्यादा हॉटर है। अब ये क्यों है इसका भी रीजन मैंने अभी आपको बता दिया है। क्योंकि जो वीनस है इसके पास एटमॉस्फेयर है वेल डिफाइंड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड के वहां पर क्लाउड्स भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा नजदीक सन के ना होने के बाद भी ये एक तरीके से सबसे गर्म प्लेनेट है, हॉटेस्ट है वीनस। तो एक तरीके से आप देखिए अभी जो आपके इनर प्लैनेट्स हैं उसमें जो आपका मरकरी है ना, यहाँ पर जो मरकरी है और वीनस है इनके बीच में एक आपको ऑर्डिनेंस दिखाई देगा टेम्परेचर के रेफरेंस में, कि वीनस सूर्य से दूर है उसके बाद भी ये मरकरी से ज्यादा गर्म है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके पास एटमॉस्फेयर है। उसी तरह जब आप यूरेनस और नेपच्यून को भी देखेंगे आउटर प्लैनेट्स में, तो नेपच्यून सबसे ज्यादा दूर होने के बाद भी यूरेनस से गर्म होता है। वहां पे भी कुछ ना कुछ रीजन होंगे, तो हम लोग इसकी बात वहीं पे करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है इट इज फुल विद ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लाउड्स मेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो एटमॉस्फेयर है ये हीट को ट्रैप कर लेता है ना, इसलिए ये आपका इन कंपैरिजन टू मरकरी गर्म है। अगर टोपोग्राफी की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी टोपोग्राफी माउंटेनियस है, बहुत सारे वॉल्केनोज, वहां पर आपको बहुत सारे ज्वालामुखी मिलेंगे। साइज के मामले में ये बिल्कुल अर्थ के जैसा है, मूनलेस है, क्या अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, और रिंगलेस है। जितने भी आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, इंटर प्लैनेट्स हैं, उनके पास रिंग नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इनकी कोर इतना डेंस है कि वो आप कह लो कि जैसे अगर ये सपोज कीजिए रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक प्लेनेट है, अगर यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये आसपास का जो रेजिड्यू है
उसको अपने और करके वो आपस अपने में मर्ज कर लेगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा लगेगा इनर कोर से, तो कुछ बचेगा ही नहीं आपस में आसपास, तो वो रिंग जमेंगे। उसी तरह जब हम जोवियन प्लैनेट्स को देखते हैं, लाइक सैटर्न की चीजें, तो डेंस ना होने के कारण आसपास का जो रेजिड्यू है उसको ये आपस अपने में मर्ज नहीं कर पाता है अपने कोर में, है ना। इसीलिए टेरेस्ट्रियल पार्ट इसका बहुत कम है, लेकिन जो आसपास का रेजिड्यू है वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रिपेटल फोर्स करके, जैसे कि सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना। तो इसलिए रिंग जो है आपको जोवियन प्लैनेट्स में मिलते हैं, क्योंकि उनका कोर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसके बाद से जो वीनस है, इट इज सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 108 मिलियन किलोमीटर्स। एक दिन वीनस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वीनस का एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होता है, ठीक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वीनस देखिए दो मामलों में अलग है। पहला, मरकरी के अगर कंपैरिजन में आप देखें तो इसमें एटमॉस्फेयर है वीनस का, जो कि आपकी हीट को ट्रैप करता है ना, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वीनस का जो एक दिन है वो 243 अर्थ डेज के बराबर होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि जो वीनस का रोटेशन है वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड होने का मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट नहीं करता है, जैसा कि बाकी प्लैनेट्स करते हैं एक्सेप्ट यूरेनस। यूरेनस को छोड़कर और वीनस को छोड़कर जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं अपने एक्सेस पे, लेकिन जो वीनस है इसका रोटेशन बैकवर्ड है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट है। जिसके कारण अब अगर वीनस में सूर्योदय की हम बात करें, सनराइज की, तो वो आपका वेस्ट में होगा और सनसेट आपका ईस्ट में होगा, अनलाइक अर्थ में आपका जो सनराइज है वो ईस्ट में है और जो सनसेट है वो वेस्ट में है। लेकिन वीनस में अपोजिट है कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो रोटेशन है वो बैकवर्ड है, इसका जो स्पिन है वो बैकवर्ड है, ठीक है। सर 1 डे 243 अर्थ डे के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जी मैं वही बताने जा रहा हूँ, देखिए वीनस का मैंने बोला कि एक दिन जो है वो 243 अर्थ डेज के बराबर है। अब आप बताइए कि दिन और रात क्यों आते हैं। अगर हम अर्थ को थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें तो दिन और रात कब आएंगे? जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जी बिल्कुल, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। अगर ऑलमोस्ट की हम बात करें, नियरली 24 आवर्स में वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर आप कह लो कि 24 आवर्स में दिन और रात आते हैं। अब वीनस का रोटेशन बहुत धीमा है अपने एक्सेस पे। वीनस अपने एक्सेस पे अगर वन वेनिशियन डे की बात करें हम लोग, तो इट इज लॉन्गर देन इट्स ईयर। एक दिन जो वीनस का होता है वो एक साल से बड़ा होता है, क्योंकि वीनस का जो रिवोल्यूशन है साल कब आता है? जब पृथ्वी आपका सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है ऑलमोस्ट 365 डेज में, है ना। तो हम उसे बोलते हैं एक साल। वीनस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए वीनस के कंडीशन में कि एक दिन वीनस का जो है वो 243 अर्थ डेज के बराबर है, मतलब 243 दिन में वो अपने एक्सिस पे एक चक्कर घूम रहा है। और अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की बात करें तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसे केवल 225 अर्थ डेज लगते हैं, मतलब 225 दिनों में वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है। और 243 डेज में, इससे ज्यादा दिनों में वो अपने एक्सेस पे चारों तरफ घूमता है। तो आपको पता है अपने एक्सेस पे घूमने के कारण दिन और रात आते हैं, और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के कारण आपके साल आते हैं, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वीनस का एक दिन है इट इज लॉन्गर देन अ ईयर। प्लीज एक बार कंफर्म करें समझ में आया कि नहीं आया। जिसका कंफ्यूजन था, डाउट था कि 1 अर्थ डे का क्या मतलब है, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया जी। सर सभी प्लेनेट स्क्वायर शेप के क्यों? इसके बाद फ्रेंड्स अगर वीनस की हम बात करें, है ना, तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत डेंस क्लाउड्स इसके एटमॉस्फेयर में, बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड्स हैं, है ना। तो जब सन की रेज आती है, जब सनलाइट आती है और उस एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर करती है, तो वहां पर एक फिनोमेना होता है स्कैटरिंग का, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकीर्णन भी कहते हैं, है ना। तो प्रकीर्णन के कारण ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्शन और प्रकीर्णन के मिक्सचर से वो क्लाउड पूरा चमकने लगता है, जिसके कारण ही हम वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की संज्ञा भी देते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक तरीके से वीनस में खड़े होकर के आसमान को देखेंगे, है ना, तो वो बिल्कुल हमें ऑरेंज दिखाई देगा ड्यू टू स्कैटरिंग, ध्यान रखिएगा। यही स्कैटरिंग का कारण आपके अर्थ के भी एक कॉन्सेप्ट में काम आता है, जैसे कि जब हम बात करते हैं शाम के टाइम की और दिन में जब सन राइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है,
ठीक है। सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे जो आसमान है वो बिल्कुल गुलाबी कलर का दिखाई देता है, ऑरेंज कलर का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो आपका रिफ्रैक्शन है उसका कॉन्सेप्ट और स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट आपस में एक दूसरे से मिक्स होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि ये आपका अर्थ है, एक्चुअली में इसका जो होराइजन है अर्थ का, उसके नीचे सन होता है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन सन हमें ऊपर दिखाई देता है ना, जिसे हम अर्ली सनराइज बोलते हैं। और यही कॉन्सेप्ट अगर आप उल्टा कर दें तो उसे आप लेट सनसेट बोलोगे, है ना। जैसे अगर ये अर्थ है तो ये इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर के लेयर हैं। अब सपोज कीजिए कोई सन हमारा नीचे है अभी होराइजन पे, अभी राइज नहीं हुआ है, यहां से एक रे निकली, एटमॉस्फेयर के पहले लेयर में जब इंटर होगी तो हमें पता है कि जब कोई भी लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। रिफ्रैक्शन का यही कॉन्सेप्ट होता है ना फिजिक्स में, जब कोई भी लाइट रे एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अपने नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो सपोज कीजिए ये वाला आपका माध्यम विरल है, और अंदर वाला जो एटमॉस्फेयर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइस, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस, इनके कारण, वाटर वेपर, इनके कारण ये सघन माध्यम है। तो जब यहाँ पे इंटर करेगी तो अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। फिर जब दूसरे लेयर में इंटर करेगी तो और तो झुकते झुकते ये हमें सन, अगर अपरेंट पोजीशन आप देखोगे सन की तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, है ना। तो ये इसी कारण से जो दिन सनराइज और सनसेट का टाइम होता है उतने टाइम पर आपका ये स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम करता है। और यही कॉन्सेप्ट जब वीनस के टर्म्स में काम करेगा तो हम बोलेंगे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। उसके बाद फ्रेंड्स जो अगला हमारा प्लेनेट आता है वो अर्थ है ना। इसके बारे में तो अलग से भी हमें बात करनी है, लेकिन जो जनरल बातें हैं वो हमें पता है कि सन से अर्थ तक आने में जो सनलाइट होती है उसको 8 मिनट 30 सेकंड या 20 सेकंड का समय लगता है। सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 93 मिलियन माइल्स है, या हम इसको कह सकते हैं एवरेज डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर। एक दिन अर्थ पे 24 आवर्स के बराबर होता है, इसी को हम अर्थ डे कह रहे थे अभी जो इससे पहले हम बात कर रहे थे, है ना। मतलब इसका क्या हुआ कि सन अपने ऑर्बिट में, मतलब अपने एक्सेस पे एक राउंड घूमने में 24 आवर्स का समय लेती है, और सूर्य के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन करने में, है ना, जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, एक परिक्रमण करने में 365 दिन का समय लेती है ऑलमोस्ट। इसीलिए एक्चुअली में ये एग्जैक्ट टाइम क्या होता है, ये होता है 365:1/4 डेज। और जब यही 4 साल आप 1/4 को जोड़ोगे तो चौथे साल फरवरी का महीना 29 दिन का हो जाता है ना। यही 1/4 जब 4 बार आप ऐड करोगे तो एक दिन पूरा बन जाएगा। तो ये जो चौथा साल बनता है इसे हम बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है, क्योंकि ये 365 डेज एग्जैक्टली नहीं लेती है, 365:1/4 डेज। अगर प्लेनेट की बात करें अर्थ की तो मोस्ट ऑफ इट सरफेस कवर्ड विद वाटर, ये हम सभी को पता है। एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में गैस मौजूद है वो आपकी ऑलमोस्ट 97% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और जो बाकी ट्रेस गैसेज हैं वो आपके 1% में आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन का जो 78% है, 79% है, ये एक तरीके से ये जो 21% ऑक्सीजन है इसको इनहेलेबल बनाता है, क्योंकि जो 100% प्योर ऑक्सीजन होता है वो इनहेलेबल नहीं होता है ना। जो मानव शरीर है वो सपोर्ट नहीं करेगा उसको, है ना, जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी प्योर ऑक्सीजन को, 100% ऑक्सीजन को। तो एक तरह से ये जो बैलेंस है 78% नाइट्रोजन का, ये इस ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है और वो आप कह लो कि श्वसन योग्य बनाती है उस ऑक्सीजन को। साथ ही फ्रेंड्स की जो ऑक्सीजन है वो बहुत हाईली कंप्रेसिबल गैस है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस है ये, तो इसलिए भी ये 78% नाइट्रोजन इसे डाइल्यूट करती है, ठीक है। इसके पास एक मून है नेचुरल सैटेलाइट, और कोई रिंग नहीं है। क्यों नहीं है मैंने पहले बता दिया कि जो इनर प्लैनेट्स हैं इनफ मास होने के कारण वहां पर जो रिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंशिएशन। एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे मून कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह जो हमारा है। अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है देखिए उसको बोला जाता है ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट का काम करता है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि देखिए जो मीटियोर्स होते हैं, मीटियोराइट्स, है ना, जैसे सपोज कि ये जो एस्टेरॉइड्स या कमेट्स होते हैं, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घर्षण के कारण जलने लगते हैं। और सपोज कीजिए एक बड़ा एस्टेरॉइड इंटर हुआ तो घर्षण के कारण ये टूट जाता है, इसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और जब अर्थ के सरफेस पे ये स्ट्राइक करता है तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण
कोई बहुत बड़ी आप कह सकते हो इवेंट नहीं होती है ना, बहुत बड़ा कोलिजन नहीं होता है। तो एक तरीके से एटमॉस्फेयर देखिए प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम इनकमिंग मीटियोराइट्स and most of which break up in our atmosphere before they can strike the earth surface। तो कोई बहुत बड़ा क्लैमिटी ना है ना, तो इससे भी हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें तो जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, तो इसमें फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर मौजूद होती है जिसे हम ओजोनोस्फियर का नाम देते हैं, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूवी रेडिएशन, उनको ये रिफ्लेक्ट कर देता है वापस स्पेस में, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ पार्ट अपने में अवशोषित कर लेता है ना, जिसके कारण जब ये घटना तेज हो जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ओजोन लेयर है उसका डिसइंटीग्रेशन भी होता है, जिसे हम ओजोन होल का भी नाम देते हैं। हालांकि उसका मेन कॉन्सेप्ट है पॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एटमॉस्फेयर एक तरीके से जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उनसे भी तो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो इसलिए एटमॉस्फेयर का आप देखो मल्टीपर्पज है। इसी में आप देखो मैंने कहा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ है सपोज कीजिए, इसके ऊपर जो लेयर्स हैं, इसमें एक लेयर है आइनोस्फीयर का, जो रेडियो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है आइनोस्फीयर। जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकलते हैं रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव्स होते हैं, शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में इंसोलेशन जो आता है अर्थ तक आता है। लेकिन जब रात के समय में LWTR लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होते हैं, जब ये निकलते हैं रेडियो वेव्स के फॉर्म में, तो ये आइनोस्फीयर से टकरा करके वापस आ जाते हैं अर्थ पे, जिसके कारण जो रेडियो ट्रांसमिशन है उसमें हेल्प मिलती है। तो एक तरीके से देखिए आगे जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो उसमें और भी बहुत सारे यूजेस देखेंगे हम लोग, है ना। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग को इतना समझ में आ गया कि जो एटमॉस्फेयर है मल्टीपर्पज है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी बताएं। सर ओजोन लेयर का सबसे ज्यादा क्षरण ध्रुवों पे होता है सर, जी ध्रुवों पे कौन सा पॉल्यूशन होता है सर? देखिए जी समझिए इस बात को, जब हम लोग आगे के लेक्चर को करेंगे तो मैं उसमें आपको फोटोकेमिकल स्मॉग्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, है ना, सन की लाइट की प्रेजेंस में या यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में ये एक तरीके से ओजोन फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन। ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो तो हमारे लिए हेल्पफुल है, लेकिन ग्राउंड लेवल ओजोन बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। और साथ ही साथ जो ओजोन लेयर डिप्लेशन होती है उसमें भी ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो देखिए मिक्स मत कीजिए और जंप मत कीजिए, अभी तो बस स्टार्ट किया है हम लोगों ने, है ना। तो आगे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्थ में, कुछ भी आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। लेकिन अभी अगर उस पर चले जाएंगे तो आज ही मुझे आपको कॉन्टिनेंट्स भी बताने हैं, है ना, इसके साथ, तो वो सारी चीजें रह जाएंगी, ठीक है। सर जो अर्थ की रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए सपोज कीजिए ये अर्थ है, ठीक है, मैंने बोला ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट चल रही है, रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट और रिवॉल्व भी कर रही है वेस्ट टू ईस्ट अपने एक्सेस पे, ठीक है। अगर ऐसे हम लोग रोटेशन को दिखाएं, अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम नॉर्थ पोल से देखें, नॉर्थ पोल के ऊपर से, तो हमें ये डायरेक्शन कैसे दिखाई देगी? ये हमें काउंटर क्लॉकवाइज दिखाई देगी, है ना। अगर हम साउथ पोल से देखें तो ये हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो इसीलिए जब रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात की जाती है तो कभी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात नहीं हम करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप देख कहां से रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना। तो इसलिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर कुछ स्पेस मिशंस की बात करें तो 1957 में, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पुतनिक 2 था सोवियत यूनियन का, उसने सबसे पहली बार एक अटेम्प्ट किया कि किसी अर्थलिंक को हम स्पेस में ले जाएं, ठीक है। उसका नाम था लैका। ये फैक्चुअल चीजें आपको बस पता होनी चाहिए। हालांकि ये उस ट्रिप में सरवाइव नहीं कर पाया था, है ना, ये एक डॉग था। उसके बाद थोड़े समय बाद ही, कुछ सालों बाद, एक और सोवियत यूनियन के 2 स्पेस मिशन हुए जिसमें और डॉग को ले जाया गया, जिनको हम बेल्का और स्ट्रेल्का के नाम से जानते हैं। ये दोनों सक्सेसफुल रिटर्न हुए स्पेस से अर्थ पर, है ना। तो ये जो इनका रिटर्न हुआ, आप कह सकते हैं दे वर द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस अलाइव। तो इसने एक रास्ता साफ किया ह्यूमन मिशन के लिए, है ना, जो ह्यूमन एक्सप्लोरर मिशन होते हैं। तो ये एक आपका फैक्चुअल बात था जो आपको बस पता होना चाहिए।
क्योंकि ये वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड जो हमारा अगला प्लेनेट है, आप कह सकते हो जो लास्ट इनर प्लेनेट में आता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट में, वो आता है मार्स। अब वीनस और मरकरी, इनके बीच में मैंने कंपैरिजन करके दिखाया था, है ना। मार्स की अगर बात करें फ्रेंड्स तो 4th प्लेनेट है फ्रॉम द सन। एवरेज डिस्टेंस है इसकी 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, मैंने आपको पहले बताया 150 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपकी, ये आपकी 150 मिलियन किलोमीटर है, जो कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है ना। मास की डिस्टेंस है 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और किलोमीटर्स के टर्म्स में 228 मिलियन किलोमीटर्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो बहुत थिन है, डस्टी है ना। टोपोग्राफी अगर मास की बात करें तो कोल्ड डिजर्ट्स जो होते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे लद्दाख की बात करें इंडिया में, है ना, तो ये कोल्ड डिजर्ट है। अच्छा, डिजर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप सभी लोगों से, जिसको पता हो प्लीज बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट अगर क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट, नाम बताइए। अंटार्कटिका। सहारा मरुस्थल, सहारा सर, सहारा, सर सहारा डेजर्ट। सहारा जी सहारा। जी, मतलब एक अगर कॉन्सेंसस लिया जाए तो 90% लोग बोल रहे हैं सहारा डिजर्ट। देखिए क्वेश्चन क्या था एग्जाम में, सहारा गर्म मरुस्थल है सबसे बड़ा। जी बिल्कुल। देखिए एक बच्चे ने सही बताया। देखिए अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट पूछा जाएगा, सिर्फ डिजर्ट, तो आपका अंटार्कटिका होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका नहीं है और सहारा है तो आपको सहारा पे टिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में अंटार्कटिका सहारा दोनों है तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट आपका अंटार्कटिका होगा। क्योंकि हमने ये बात नहीं की कि हम कोल्ड डिजर्ट की बात कर रहे हैं या हॉट डिजर्ट की, है ना। उसी तरह अगर हॉट डिजर्ट पूछा जाए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, तो तब आप सहारा को टिक करना, ठीक है। तो एक एक चीज को पकड़ के चलना है हमें। उसी तरह अगर कुछ कोल्ड डिजर्ट्स की बात करें तो इंडिया में जो आपका लद्दाख है, इसे भी कोल्ड डिजर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें एक ही मैं आपको बताऊंगा। अब फ्रेंड्स मार्स का जो 1 रिवोल्यूशन होता है वो 387 अर्थ डेज के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। आप में से किसी का माइक ऑन है तो प्लीज माइक म्यूट कर लें अपना। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, देखिए ये जो पॉइंट्स है इनको बस आप दिमाग में रखना, नहीं याद होता तो कोई इशू नहीं है ना, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। मेन चीज पता होनी चाहिए। जैसे एटमॉस्फेयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पाया जाता है, नाइट्रोजन यहाँ पर पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है, कुछ अमाउंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर के भी मास में। इसीलिए जो मास मिशन हो रहे हैं लगातार वो इसीलिए हो रहे हैं कि एक ऑल्टरनेट अर्थ का अगर देखा जाए जो लाइफ को सपोर्ट करे तो क्या मास वो बन सकता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर वेपर के ट्रेसेस यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मून्स की बात करें तो जिस तरह अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट मून है, उसी तरह मार्स के पास भी फोबोस और डिमोस, ये आपके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं। फैक्चुअल है, आपको याद रखना होगा। रिंग इनके पास होगा नहीं, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं क्यों नहीं होगा। मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मार्स का जो सरफेस है, जो टोपोग्राफी है, उसमें आयरन मिनरल या आप कह सकते हैं आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। तो जब मार्सियन सॉइल का ऑक्सीडेशन होता है तो रस्टिंग होती है। रस्टिंग के कारण ही वो जो सॉइल होता है वो लाल दिखाई देता है, इसीलिए मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। तो अभी तक हमने देखा जो वीनस है इसे आप मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जान रहे थे, है ना, और जो आपका मार्स है इसे आप रेड प्लैनेट के नाम से जान रहे हो। वीनस को एक और नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, उसे हम अर्थ ट्विन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड डेंसिटी। जो वीनस का साइज है और जो उसकी डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट अर्थ के इक्वल है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मार्स के एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो वीनस के वही एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ H2SO4 के क्लाउड्स भी मिल रहे थे, है ना। तो देखिए एक ही और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस में अभी मैंने बताया नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर कुछ स्पेस मिशन की बात की जाए तो हाल ही में अभी 2021 में, है ना, अगर वीनस की हम बात करें तो नासा ने एक अपने डिस्कवरी प्रोग्राम के तहत 2 मिशन वीनस पर भेजे हैं, वीनस के सरफेस को स्टडी करने के लिए। ध्यान रखिएगा जो डिस्कवरी प्रोग्राम है, ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि जो डिस्कवरी प्रोग्राम है उसके अंदर नासा ने 2 स्पेशल मिशन भेजे हैं वीनस के सरफेस स्टडी के लिए, ठीक है। उसी तरह आपकी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसने भी एक मिशन आपका भेजा है वीनस पे, जिसे हम बोलते हैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ESA ने जो मिशन भेजा है उसे उन्होंने बोला है सिलेक्शन ऑफ इनविजन
तो ये नाम याद रखिएगा, सिलेक्शन ऑफ इनविजन, ये आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी उसका मिशन है, ठीक है। और जो डिस्कवरी प्रोग्राम है ये आपका नासा का मिशन है वीनस के लिए। ये जो सिलेक्शन ऑफ इनविजन है इसमें नासा का भी सपोर्ट है, नासा का सपोर्ट इन्होंने लिया है, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया कि जो मार्स है उसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अब जो अगला प्लैनेट हमारा है वो है जुपिटर। अब यहाँ से हमारे इनर प्लैनेट्स खत्म हो गए, अब जोवियन प्लैनेट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना, जहां पर आप गैसेस का परसेंटेज ज्यादा पाओगे, जिनका कोर बहुत कम है, बहुत छोटा है। जुपिटर आपका बिगेस्ट प्लैनेट है इन अवर सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज। अगर साइज के टर्म्स में हम देखें तो जो जुपिटर है वो बिगेस्ट प्लैनेट है ना, हालांकि इसका कोर बहुत छोटा है। जुपिटर को ऑर्बिट करने में फ्रेंड्स आप कह सकते हो 778 मिलियन किलोमीटर के का ऑर्बिट होता है ना, इसका जो ऑर्बिटल पाथ है। 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है ये सन से, जैसा कि मैंने बताया अर्थ आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूर है सन से, उसी तरह ये लगभग 5 गुना दूर है सन से। अगर इसी में 1 जोवियन ईयर की बात करें तो ये 12 साल जो पृथ्वी पे होते हैं उसके बराबर 1 साल जोवियन, मतलब जुपिटर का 1 साल पृथ्वी के 12 साल के बराबर है। एक गैस जाइंट है। अब देखिए जो अब यहाँ से जितने जोवियन प्लेनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे ही गैस जाइंट्स होंगे, है ना। इनके पास सरफेस नहीं होगा, टेरेस्ट्रियल जो सरफेस है वो बहुत कम होगा, जैसे कि अर्थ के पास है, बाकी इनर प्लैनेट्स उनके पास है ना। तो उनकी तरह इसके पास जो आप कह सकते हो सरफेस है, टेरेस्ट्रियल पार्ट है, टोपोग्राफी, वो बहुत कम इसको यहाँ पर मिलेगी, है ना। कोर तो इनका भी जो इनर कोर है वो सॉलिड है, जैसे कि बाकी सारे इनर प्लैनेट्स का हम लोगों ने देखा, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, है ना, इनकी तरह ही इनका कोर भी सॉलिड है। अब जुपिटर के केस में कई बार एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर है उसमें आपको ज्यादातर जो गैसेस मिलेंगी वो हाइड्रोजन और हीलियम मिलेंगी। जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है इट मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिस तरह से आपका जो सन का एटमॉस्फेयर है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ। लेकिन फिर भी ये क्या सन की तरह बिहेव नहीं कर सकता, है ना। जैसे सन के पास अपनी एनर्जी है तो भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम इतनी मात्रा में है, तो ये भी तो एक सन की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि साइज इसका बहुत बड़ा है ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए आपको देखना होगा कि जो सन है यहाँ पर इसके हीट और लाइट का सोर्स क्या है। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन, यहाँ पर जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में मिल करके 2 हाइड्रोजन एटम हीलियम का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो फ्यूजन होता है हीलियम में, हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में होता है, इसके लिए एक सफिशिएंट मास की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैंने बताया जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके पास मास उतना ज्यादा नहीं है, साइज उनका बड़ा है लेकिन मैक्सिमम पोर्शन क्या है, गैस है। तो इनफ मास ना होने की वजह से ये जो फ्यूजन की रिएक्शन है इसको ये सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये वाली रिएक्शन आपकी हीट रिएक्शन है जिसके कारण सन में हीट और लाइट है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर ये रिएक्शन ही नहीं है, हाइड्रोजन की जो एटम है ये हीलियम में फ्यूज होने के लिए इनके पास इतना मास ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये लाइट और हीट एनर्जी आप कह लो क्रिएट नहीं कर पाता है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं, ध्यान रखिएगा जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके हीट का मेन सोर्स सन नहीं है ना। इनके हीट का मेन सोर्स है इनका इनर कोर। इनर कोर में जो रिएक्शन होगी यहाँ पर भी आपका न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है ना। तो यहाँ पर जो नाभिकीय संलयन होगा उसके कारण जो हीट होगी वो इनके एनर्जी का मेन सोर्स है। तो जो जुपिटर है इसके कोर में ये जो इसका हीट होता है जनरेट, है ना, वो इसके इनर कोर से जनरेट होता है, तो इस कारण भी ये सन की तरह बिहेव नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जुपिटर के पास अगर मून्स की बात करें तो 79 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं। 1979 में एक मिशन था वोयेजर मिशन, है ना, इसने रिंग सिस्टम जो जुपिटर का एक रिंग सिस्टम था उसको खोजा। जो एक स्पेस मिशन था वोयेजर, उसमें आपका पता चला कि जुपिटर के पास भी रिंग सिस्टम। जी आप क्या कह रहे थे, सुनने को तैयार ही नहीं। तो देखिए वॉइस आप लोग की क्लियर आ नहीं रही है, ऐसा करते हैं देखिए ये अभी सेशन कंप्लीट होने दीजिए क्योंकि अभी कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी डाउट सेशन वाला रखेंगे, 5-10 मिनट का समय रखेंगे जिसमें हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके सर, है ना, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं जो भी पूछना हो आपको। अगर मोस्ट रिसेंट स्पेस मिशन की बात करें फ्रेंड्स तो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जूनो मिशन, ध्यान रखिएगा, है ना। ये 2007 में 16 में आपका जुपिटर में पहुंचा है।
जुपिटर फ्रेंड से यहाँ पर जुपिटर में जब वॉयेजर मिशन गया या फिर जब जूनो मिशन हुआ तो वहां पर पता चला एक ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में। तो ये ग्रेट रेड स्पॉट क्या है? ये बहुत बड़ा तूफान है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ गैंगेटिक स्टॉर्म जो कि अर्थ के साइज से दोगुना है, ठीक है। और अगर पूरे सोलर सिस्टम में बात किया कि सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है ना, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका गायनामीड है। और ये आपका जुपिटर का ही एक सैटेलाइट है, और ये आपके पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा प्लैनेट आता है वो है सैटर्न। सैटर्न का साइज अगर डायमीटर के केस में सेंस में बात करें तो आप 9 अर्थ को साइड बाय साइड रख दो, है ना, 9 अर्थ आप ऐसे साइड बाय साइड रख दो, इनका डायमीटर मिला दो, इतना आपका सैटर्न का डायमीटर है। अब इसमें जो सैटर्न के रिंग हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद सैटर्न के बारे में और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर डिस्टेंस की बात करें सन से कितनी दूर है ना, तो 1.4 बिलियन किलोमीटर से इसकी डिस्टेंस है सन से। एक रेवोल्यूशन करने में ये 29 अर्थ ईयर्स लेता है, मतलब 29 साल जो पृथ्वी पर होते हैं उसमें ये सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है। वहीं पर अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, जैसा मैंने बताया जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं सबका अब एटमॉस्फेयर का मेजॉरिटी कंपोनेंट क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसके पास 53 नॉन मून्स हैं। सैटर्न के पास 53 नॉन मून्स हैं जिनका नाम हमें पता है। एडिशनल 29 मून्स आप कह लो लॉबी में वेट कर रहे हैं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मून्स जो है वो 82 मून्स या 82 प्राकृतिक उपग्रह जो है वो शनि के पास, सैटर्न के पास है। रिंग सिस्टम इसका सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। ये आप सभी को फिगर में भी दिखता होगा। अगर स्पेस मिशन की बात करें तो जो कसीनी है, ध्यान रखना कि जो कसीनी स्पेस मिशन था ये आपका सैटर्न पे गया था, और 2004 से 70 तक अभी तक इसने 294 टाइम्स ऑर्बिट किया है सैटर्न का, है ना। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने टाइम्स ऑर्बिट किया है, लेकिन ये है कि जो कसीनी है किससे एसोसिएटेड है, सैटर्न से या वीनस से। जैसे भी हम लोगों ने देखा कि डिस्कवरी मिशन जो था ये वीनस से रिलेटेड है, जो कसीनी है ये आपका सैटर्न से रिलेटेड है। अगर डेंसिटी की बात करें तो जो एवरेज डेंसिटी है सैटर्न की, ये इकलौता प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसकी डेंसिटी वाटर से भी कम है ना। वाटर की डेंसिटी आपकी 996, आप देखोगे 996 पर मीटर क्यूब, है ना, 996 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपकी वाटर की डेंसिटी होती है। इससे भी कम आपकी सैटर्न की डेंसिटी है। लार्जेस्ट मून इसका टाइटन है, तो इसमें बहुत ज्यादा अभी हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ही डिस्कस करना है। जैसे कि वीनस का थोड़ा सा ऑर्डिनेस था ऑर्बिट में, है ना, वीनस अपोजिट ऑर्बिट करता था, उसी तरह यूरेनस जो है अपने साइड्स में ऑर्बिट करता है। अपोजिट ऑर्बिट होती है वीनस की तरह, लेकिन साइड में ऑर्बिट करने के कारण इसे साइडवेज प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने साइड्स पे रोटेट करता है। इसकी डिस्कवरी विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। तो ये एक फैक्चुअल चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। यूरेनस आपका पहला प्लैनेट है जो आप कह सकते हैं कि टेलीस्कोप से देखा गया था। इट हैज 27 नॉन मून्स, 13 नॉन रिंग्स। यूरेनस इज अ आइस जायंट, ये भी हम लोग को पता है कि आइस जायंट है ना। डेंस फ्लूइड ऑफ आइस क्रस्टी मटेरियल्स। इसके अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो वाटर, मीथेन, अमोनिया, ये सब कुछ मिलते हैं। अब ड्यू टू देखिए मीथेन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया अब इसके लिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन ही ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मीथेन की क्वालिटी होती है कि रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। बाकी स्मॉल रॉकी कोर, जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं सभी के जो कोर हैं वो छोटे हैं। एटमॉस्फेयर मैंने आपको अभी बताया कि मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारे आपके यूरेनस के जो एटमॉस्फेयर है उसमें पाए जाते हैं गैसेस। फ्रेंड्स, वीनस की तरह जैसे कि मैंने बताया आपका वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, उसी तरह यूरेनस भी आपका ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लेकिन ये रोटेशन भी थोड़ा सा अलग है। ये आपके साइड पे रोटेट करता है ना। अगर आप 3D मॉडल में देखो तो इसका रोटेशन कुछ ऐसे आएगा, जैसे बाकी जो प्लैनेट्स हैं अगर ये एक्सेस है तो ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, पर इसका रोटेशन ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आखिरी हमारे पास सोलर सिस्टम में प्लैनेट है वो है आपका नेपच्यून, जो सबसे दूर है। ये भी एक आइस जायंट है ना। अगर देखा जाए तो डेंस फ्लूइड आइसी मटेरियल जो है आपके वाटर, मीथेन और अमोनिया के फॉर्म में, उनसे इनका कोर बना हुआ है। कोर इनका रॉकी है, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन छोटा है। एटमॉस्फेयर जो है वो आपका हाइड्रोजन, एटॉमिक हीलियम तो होगा ही, क्योंकि जितने जोवियन प्लैनेट हैं उन सब में है। साथ ही साथ मीथेन भी इसके आप कह लो एटमॉस्फेयर में मौजूद है। 14 नॉन मून्स हैं, है ना।
और आप कह सकते हैं कि एक इसके पास भी वेल डेवलप्ड रिंग सिस्टम है जो इसकी ग्रेविटी के कारण इसके चारों तरफ मौजूद है। विंडियस्ट वर्ड भी कहा जाता है नेपच्यून के एटमॉस्फेयर को, जिसकी बात हम लोगों ने कल की थी। अब एक चीज देखिए जो मुझे बतानी इंपॉर्टेंट है कि अगर यूरेनस और नेपच्यून को आप कंपेयर करोगे, है ना, तो ये आपका सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि मरकरी और वीनस में गर्म कौन है? वीनस है, जबकि सन के सबसे ज्यादा करीब कौन है? मरकरी है। उसी तरह अगर यूरेनस और नेपच्यून को हम देखें तो यूरेनस सन के सबसे ज्यादा करीब है, उसके बाद भी यूरेनस और नेपच्यून के कंपैरिजन में नेपच्यून ज्यादा गर्म है यूरेनस से, है ना। तो ये बिल्कुल मरकरी और वीनस की तरह ही इनके बीच में भी एक कॉन्सेप्ट बनता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि जो नेपच्यून है इसके अंदर से जो LWTR आ रहे हैं, है ना, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी एमिट हो रही है वो आने वाली एनर्जी से 2 गुना होती है, ध्यान रखिएगा। यूरेनस के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेपच्यून है वो हमारा यूरेनस से ज्यादा गर्म है। जो इंटरनल सोर्स है एनर्जी का नेपच्यून में, वो ज्यादा एनर्जी एमिट कर रहा है इन कंपैरिजन टू आने वाले एनर्जी। जो एनर्जी आ रही है उससे 2 गुनी एनर्जी ये बारात के टाइम पे बाहर निकालता है, इसलिए ये यूरेनस से ज्यादा गर्म है। तो मतलब इसका जो मेन रीजन हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल सोर्स है, कोर के अंदर का जो सोर्स है हीट का, उसके कारण ये आपके नेपच्यून ज्यादा गर्म होता है और यूरेनस आपका कम गर्म है। तो फ्रेंड्स अभी तक जो अभी अपना जो सेशन चला है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा सोलर सिस्टम को समझा है ना, जितने प्लैनेट्स थे उनको देखा है। प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर क्यों किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 प्लैनेट्स बचे हैं, ठीक है। अब इस अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप अभी पूछ सकते हैं, है ना। 2 मिनट का है, आप समझ लो ब्रेक है, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है प्लूटो गैस से बना है या सॉलिड है सर? नहीं, देखिए प्लूटो भी एक तरीके से जोवियन कैटेगरी में ही आता है ना। तो उस वहां पर वो आइस क्रिस्टल्स, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सॉलिड आइस क्रिस्टल्स का है ना, लेकिन ये है कि कोर उसका भी छोटा है, लाइक अदर जोवियन प्लैनेट्स। ओके सर, थैंक यू ना, जो इसीलिए उसको टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में। जी सर, वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट क्यों कहा जाता है? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, प्लीज एक बार रिपीट करें। सर, वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। जी मैंने बताया ना, ट्विन बोला जाता है दोनों को, क्योंकि जो वीनस का मास और डेंसिटी है, साइज और डेंसिटी जो वीनस की है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत समान है। जितनी आपकी साइज और डेंसिटी अर्थ की है सेम वैसी वीनस की है, इसीलिए अर्थ ट्विन कहा जाता है इसे। ओके अभी तक अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। Sir, just now when you told the reason for Neptune being hotter than Uranus, you had mentioned the waves. Could you please name that again? जी बिल्कुल, देखिए जो इस चीज को आप ऐसे समझें, अर्थ के रिस्पेक्ट में आप समझें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा कि सपोज कीजिए ये सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ सरफेस है। सन से डे टाइम में जो एनर्जी आती है उसे हम बोलते हैं इंसोलेशन। Okay. इंसोलेशन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये आपके शॉर्ट वेव्स होते हैं, है ना। आगे के लेसन्स में हम लोग देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती है ना, उसमें हम देखेंगे कि गामा, अल्ट्रावायलेट, गामा, एक्सरे, विजिबल, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव, रेडियो वेव्स। तो ये जो एक स्पेक्ट्रम है इसमें आपके जो अल्ट्रा, आप कह लो विजिबल वेव्स तक जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट वेव्स, और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है लाइक रेडियो वेव्स उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग वेव। तो जो LWTR है सन के डे टाइम में जब इंसोलेशन रिसीव करती है वो करती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, लेकिन रात के समय में जब वो बाहर निकालती है तो उसे हम बोलते हैं LWTR, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये होती है आपकी रेडियो वेव्स। And sir, these LWTR, these are double the short waves. नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो इंसुलेशन हो रहा है, जो उनका मात्रा है, इंसुलेशन का जो अमाउंट है उसके डबल अमाउंट में LWTR बाहर निकलते हैं, एमिट करते हैं रात के टाइम। All right, sir. And there was another point regarding Jovian planets that you had discussed, wherein you had shown the fusion of the hydrogen atoms into helium. Could you please explain that point? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है
कि आपका जो इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जो अंदर के प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स, इसमें मेन कॉन्सेप्ट लगता है डेंसिटी डिफरेंशिएशन का। अब देखिए जो सन है हमारा, मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जो नेबुला बना है ना, सोलर नेबुला, जो आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो नेबुला बना तो बीच का कोर जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उससे हम लोगों ने ब्लैक होल बोला। और यहीं पर जो कोर का सबसे डेंसियस्ट पार्ट था, उसकी ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण आसपास की जो लेसर ग्रेविटी के आप कह लो सेलेस्टियल बॉडीज थे, उसने आपस में उन सभी को अपने पास अट्रैक्ट किया, है ना। तो ये सारे इसमें समाहित हो गए, एक तरीके से इनका फ्यूजन हो गया इसके अंदर, आसपास की कितने लेसर बॉडीज थे। तो ये जो फ्यूजन हुआ, इसके कारण जो डेंसिटी बनी, है ना, उसमें जो मॉलिक्यूलर क्लाउड थे सबसे ज्यादा थे आपके हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो हाइड्रोजन थे वो आपके इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण आपस में फ्यूज हो गए। जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है, इनको आपस में आपको मिलाना है तो टेम्परेचर और प्रेशर इंटेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपस में मिलेंगे, है ना। और इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है हीलियम, और इसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, आपकी संलयन। और ये आपकी हीट रिएक्शन है, तो इस हीट रिएक्शन के कारण टेम्परेचर एमिट होता है बहुत ज्यादा। ये कंडीशन, ये देखिए चेन रिएक्शन कब होगी, जब इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर होगा। ये कब होगा, जब डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए जो आपका जुपिटर है ना, तो इसका मास इतना ज्यादा डेंसिटी नहीं है कि वो इस रिएक्शन को सपोर्ट कर पाए, इतना टेम्परेचर और प्रेशर डेवलप कर पाए। Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you. सर सभी प्लेनेट इलिप्टिकल शेप में सरफेस पे क्यों घूमते हैं सर, स्क्वायर सरफेस पे क्यों? देखिए बिल्कुल सेम वही चीज है कि सपोज कीजिए कि ये बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए बीच में एक स्प्रिंग आपने बांध दी और ये एक पत्थर है, ठीक है, इसकी बीच में ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, बीच में जो थिंग रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। सपोज कीजिए स्ट्रिंग जो है ये आपका एक तरीके से अपरेंट स्ट्रिंग है या एक्चुअली कोई स्ट्रिंग नहीं है। अब ये जब इसके अराउंड रिवॉल्यूशन करेगा, है ना, तो वो एक कर्व्ड पाथ ही लेगा। मोशन का ये रूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, अंदर लगने वाला जो सेंटर की तरफ, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी तरफ जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जब बैलेंस होंगे तो आपको कर्व्ड पाथ ही मिलेगा, है ना। अब चूंकि ये जो अपने सोलर सिस्टम के केस में ये जो एक्सप्लोजन था, ये कोई डेफिनेट एक्सप्लोजन, कैलकुलेटेड एक्सप्लोजन तो नहीं था ना, कि भाई एक कैलकुलेटेड इतने मात्रा में एक्सप्लोड करो तो सन बिल्कुल सेंटर में आ जाए, उसके चारों तरफ बिल्कुल इक्वल रेडियस में सारे प्लैनेट्स घूमने लगे। अब ये तो एक नेचुरल फिनोमेना था ना, तो उस एक्सप्लोजन का है ना रेशियो ऐसा था कि वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमने लगे, बिल्कुल सर्कुलर या कर्व्ड पाथ ना लेते हुए या कोई और पाथ ना लेते हुए। तो फ्रेंड्स अभी देखिए 5:13 हो गया, तो अभी हम लोग आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी देखिए शेप ऑफ द अर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, तो अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है, आप सभी को पता है, क्योंकि जो अर्थ है अपने ध्रुवों पर, पोल्स पर थोड़ी चपटी है ना, पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी होने के कारण परफेक्ट स्फेयर नहीं होती है, इसीलिए इसको हम जियोइड बोलते हैं। जियोइड बोल मतलब अर्थ लाइक शेप, अर्थ जैसा शेप। जैसे अभी आपने बोला कि स्क्वायर क्यों नहीं है, तो एक शेप हो गया स्क्वायर, एक हो गया ट्रायंगल, एक हो गया सर्किल, एक हो गया स्फेयर। तो उसी तरह जो अर्थ का जो शेप है वो इतना पिक्यूलियर है कि हम एक और इसी में कैटेगरी बना देते हैं जियोइड का, जो कि अर्थ लाइक शेप होता है। अगर इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस की बात करें, सपोज कीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस है। ये वाला जो इक्वेटर पे जो एक लाइन मैंने खींची है, एक्चुअली में तो ये एक सर्किल है ना, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो सर्किल होते हैं, क्योंकि हमारे जो अर्थ है वो तो 3D मॉडल है ना, स्फेयर है, सर्किल तो है नहीं 2D में। तो ये वाला जो सर्कमफ्रेंस होगा ये इस वाले सर्कमफ्रेंस से ज्यादा होता है जो पोल्स पे बनता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर चपटे हैं, जो पृथ्वी है वो ऊपर से चपटी है। तो इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस आपका बनता है 24,897 माइल्स का। वहीं पर फ्रेंड्स अगर पोलर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये आपका 69 माइल्स कम बनता है, 24,814 माइल्स का बनता है जो पोलर सर्कमफ्रेंस है। तो इसीलिए जब डायमीटर हम देखें तो 69 माइल्स का डिफरेंस हमें दिखता है इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर में। जो इक्वेटोरियल डायमीटर है ये आपका बनता है 7926 माइल का, जो पोलर डायमीटर है ये बनता है 7900 माइल्स का। क्योंकि जो पृथ्वी है ये ऊपर से ऐसे चपटी है, तो ये वाली डिस्टेंस कम हो जाती है और जो इक्वेटर पे डिस्टेंस है ये ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसको अर्थ लाइक शेप या जियोइड बोलते हैं।
अब अर्थ जो हमारा स्फीयर है, इसके क्या क्या एविडेंस है? अब देखिए, ये वाली चीजें मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसको स्पीड में करेंगे, है ना, क्योंकि आज ही कॉन्टिनेंट भी करना है और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, है ना, जो नॉर्मल ड्यूरेशन है उससे थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। तो एविडेंस अगर हम बात करें, अर्थ हमारा स्फेरिकल ही है, इसके क्या एविडेंस या क्या सबूत है? तो सबसे पहला आपका आता है सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ। जैसे कि हमें पता है प्राचीन काल से बहुत सारे लोगों ने पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाया है ना, शिप के माध्यम से। तो जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, वहीं पर उन्होंने अपनी जर्नी खत्म की। इट मींस कि वो गोल गोल ही तो घूम रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो अर्थ है हमारा वो स्फेरिकल शेप का है, क्योंकि अगर टेबल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता अर्थ का, जैसे दूसरा फिगर आप देखिए कि अगर फ्लैट हमारा अर्थ ऐसा होता, स्क्वायर शेप में होता, तो जो शिप है, अगर वो शिप से कोई इसका चक्कर लगाना चाहे तो जब वो एज पर आएगा तो नीचे की तरफ गिर जाएगा, है ना, एक एब्रप्ट फॉल होगा ड्रॉप एज पर। तो अब चूंकि ऐसा नहीं होता है ना, जो कर्व सरफेस है वो हमें मिलता है, लोगों ने चक्कर सफलतापूर्वक लगाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कमनेविगेशन ये प्रूव करता है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है। उसी तरह फ्रेंड्स, अगर दूसरे एविडेंस की बात करें, सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है और इसका हम मानते हैं कि जो अर्थ है हमारी वो सर्कुलर है या स्फेरिकल है, ये मानकर चलें। इसी पर अगर आप अल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर, सपोज कीजिए ये आपका ग्राउंड है ना, और इसकी ऊंचाई पर आप ऊपर उठ रहे हो वर्टिकली, वहां पर आप दो व्यू पॉइंट ले लो, एक्स और वाई। जब वाई पॉइंट से आप सपोज करो लाइट को अर्थ के सरफेस पे प्रोजेक्ट करोगे, तो यहाँ पर जो होराइजन आपको मिलेगा वो एक कर्व्ड पाथ मिलता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यही मिलता है ना। और जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये आपका होराइजन बड़ा होता चला जाएगा, एक ज्यादा एरिया कवर करता चला जाएगा ये। जैसे कि आप जब एक्स पॉइंट पे, एक्स व्यू पॉइंट पे जाओगे, जो होराइजन इट इज ग्रेटर देन होराइजन एबी। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं ये कर्व्ड पाथ इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है हमारा, है ना। क्योंकि अगर अर्थ फ्लैट होता, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता, तो आप एल्टीट्यूड में कितना भी ऊपर जाओ, जो होराइजन है पहली बात वो लीनियर पॉइंट होता। जैसे अगर वाई पॉइंट से हम देखें, ये सरफेस है, हम हाइट पे गए वाई पॉइंट पे, यहां से जब हमने देखा तो जो होराइजन हम एबी हमें मिल रहा था वो लीनियर मिलेगा, कर्व्ड नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर हम और ऊपर चले जाएं, एक्स पॉइंट से देखें, तो भी जो सीडी होराइजन है ये हमें लीनियर मिलेगा, और ये बड़ा नहीं होगा, है ना, उतना ही रहेगा, एबी इक्वल टू सीडी रहेगा। तो ये बात अब ऐसा चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है ना, ये चीज नहीं होती है, ये होती है। इसलिए भी हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, वो स्फेरिकल है, सर्कुलर होराइजन को देख करके, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जो तीसरा एविडेंस है हमारा अर्थ की स्फेरिसिटी का, वो शिप की विजिबिलिटी का। यदि आप कोस्टल एरिया में किसी रह रहे हो, है ना, तो वहां पर आप ओशियन या सी में, समुद्र में दूर से आती हुई जहाज को देखें। सपोज कीजिए कि ये लाइन ऑफ साइट है, आप यहां से देख रहे हो, तो यहां से इस जहाज को जब आते हुए आप देखोगे तो सबसे पहले आपको इसका ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं मास्ट। सबसे पहले हमें मास्ट दिखाई देता है। अब जैसे जैसे शिप आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे शिप आपके नजदीक आएगी, वैसे वैसे आपको इसका हल दिखाई देना स्टार्ट होगा, जिसे हम नीचे वाला हिस्सा कहते हैं। तो ये चीज भी इस बात को प्रूव करता है कि भाई अर्थ जो हमारा वो स्फेरिकल है, क्योंकि जो लाइन ऑफ, अगर आप एक लाइन बनाओ तो ये ऐसा बन रहा है ना, नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब ये कर्व्ड है ना, तभी तो ऐसा बन रहा है। तो ये चीज भी इस चीज को प्रूव करता है कि जो अर्थ हमारा स्फेरिकल शेप का है, क्योंकि अगर टेबल लाइक होता तो आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो बिल्कुल क्लियर होता, आपको एक साथ हल और मास दिखाई देते। पर ऐसा नहीं होता कि पहले आपको मास दिखाई दे फिर हल दिखाई दे, और चूंकि ऐसा नहीं होता है, कर्व्ड जो वाला कंडीशन है वो प्रूव है, प्रैक्टिकल है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो अर्थ है हमारा वो स्फेरिकल शेप का है, फ्लैट नहीं है। इसी में जो अर्थ की एविडेंस है स्फेरिसिटी के, जो तीसरा एविडेंस आता है वो सनराइज और सनसेट का आता है। अगर सोचिए ये अर्थ स्फेरिकल है हमारी, ठीक है, तो जब सनराइज होता है तो कुछ हिस्से में उजाला होता है और कुछ हिस्से में डार्कनेस होता है। क्यों? क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है। अगर अर्थ स्फेरिकल ना हो तो एक साथ आपका अंधेरा होगा सनसेट पे, और एक साथ आपका हर जगह उजाला होगा सनराइज के टाइम पे। तो ये भी, अब ये कंडीशन तो होती नहीं है ना, ये तो गलत है। तो आप सभी को पता है कि ये बात प्रैक्टिकली भी प्रूव हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि जो अर्थ हमारा वो स्फेरिकल शेप का है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है या टेबल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी जैसे जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए, हम लोगों ने लूनर इक्लिप्स देखा, उसमें जो इमेज बनती है, छाया बनती है, शैडो बनता है, वो भी सर्कुलर ही बनता है। अब किसी सर्कुलर या सर्कुलर ऑब्जेक्ट का शैडो ही सर्कुलर बनेगा, ऐसा नहीं है कि आप स्क्वायर का और शैडो देखो तो वो आपका सर्कुलर बन जाएगा। भाई सर्कुलर ऑब्जेक्ट का ही शैडो सर्कुलर बनता है। तो ये भी इस बात को, लूनर इक्लिप्स भी इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो अर्थ है वो आपका स्फेरिकल है, ठीक है।
धीरे धीरे और भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुए, और जब सैटेलाइट आपका गया स्पेस में तो उसने देखा कि जो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, वो सारे आपके सर्कुलर हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे सर्कुलर हैं। तो भाई हमारा अर्थ क्यों स्फेरिकल? मतलब अगर सारे स्फेरिकल हैं तो अर्थ क्यों आपका स्क्वायर फॉर्म में होगा या किसी और फॉर्म में होगा? इसी फैमिली का तो हिस्सा है ना, तो ये भी स्फेरिकल ही होगा। इस बात से ये भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है। और जब हम लोगों ने इमेज भेजे, जब हबल टेलीस्कोप लाइक इमेज खींच के भेज रहा है ना, तो भी इस बात को प्रूव हो रहा है कि भाई इमेज में हमें दिख रहा है कि वो अर्थ जो है सर्कुलर है, अदर जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं लाइक अदर प्लैनेट वो भी सर्कुलर है। अगर और प्रैक्टिकल आप करें तो सपोज कीजिए एक कंडीशन हमने मान लिया स्फेरिकल अर्थ का और एक कंडीशन फ्लैट अर्थ का ले लिया, आप इनमें खंबे लगाओ, है ना, और खंबे लगाने के बाद एक लाइन ऑफ साइट लो। तो अगर अर्थ फ्लैट होता तो आपको ये कंडीशन मिलती, जितने भी आपने पिलर लगाए हैं सबके टॉप आपके लाइन ऑफ साइट में होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो पिलर आपने बीच में लगाया है इक्वल डिस्टेंस पे, वो आपका थोड़ा सा ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा साइड वाले से, किनारे वालों से। तो ये कंडीशन चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में प्रूव होती है, तो ये भी इस बात को प्रूव करता है कि जो अर्थ हमारे स्फेरिकल है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो बाकी मैंने एरियल फोटोग्राफ्स का आपको बताया कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं लाइक हबल, ये जब इमेज भेजते हैं तो उस इमेज में तो हमें क्लियर पता ही चल जाता है कि जो प्लैनेटरी बॉडीज हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सर्कुलर हैं या किस शेप के हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगर अर्थ के मूवमेंट की बात करें तो मैंने बताया कि अर्थ अपने एक्सिस पे दो तरह का मूवमेंट करती है, एक होता है आपका रोटेशन और एक होता है रिवोल्यूशन। अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन पे सन के चारों तरफ भी वेस्ट टू ईस्ट ही रिवॉल्व करती है। एक रोटेशन पूरा करने में इसको 24 आवर्स का समय लगता है और एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 365/1/4 डेज का समय लगता है। 24 घंटे में जो रोटेशन होता है उसके कारण आपके दिन और रात होते हैं, और एक रिवोल्यूशन 365 दिन में जो करती है उसके कारण आपके सीजन्स आते हैं। जैसे अगर सीजन्स की बात करें तो जो आपका समर है, विंटर है, ऑटम है, आपका जो स्प्रिंग है, ये सीजन्स क्यों आ रहे हैं 3-3 महीने के अंतराल पे? क्योंकि रिवोल्यूशन हो रहा है सन के चारों तरफ, और जो सन की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो डिसाइड करता है कि जो सीजन है वो क्यों आएंगे और कब आएंगे। साथ ही साथ जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना। अगर अब ये भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी यहाँ पर भी होनी चाहिए कि ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, तो 23.5 डिग्री जो एंगल है वो किसके साथ बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप समझिए कि फ्रेंड्स अगर ये अर्थ है और अर्थ का ये वाला जो लाइन मैंने बनाया ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है, तो ऑर्बिटल प्लेन पे आप एक नॉर्मल बना दो परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर के साथ जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री का कोण बना रही है। अगर ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल की बात करें तो वो आपका 66.5 डिग्री का बनता है। तो प्लीज एक बार कंफर्म करिए ये समझ में आया कि नहीं आया, जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है कि 23.5 कहाँ बनता है तो 66.5 कहाँ बनता है, वरना इसको मैं दोबारा बता दूंगा। एक बार हिंदी में। हाँ जी मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो अर्थ का मूवमेंट है, गति है, वो दो तरह से है। एक आपका घूर्णन है ना, जिसको हम रोटेशन कहते हैं। एक आपका परिक्रमण है, परिक्रमण आपका रिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे इसका घूर्णन होता है, और ये घूर्णन करने में उसे 24 घंटे का समय लगता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन पे सन के चारों तरफ, ऑर्बिटल प्लेन का मतलब हुआ परिक्रमण कक्ष, परिक्रमण कक्ष पे जब सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूमती है तो उसे हम बोलते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशन। वो उसे करने में 365 से 1/4 दिन लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एंगल बता रहा था कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर, बोला जाता है कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। तो ये 23.5 डिग्री का कोण कौन सा कोण होता है ये मैं अभी बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है। सपोज कीजिए कि ये अर्थ है और ये इसका एक्सेस है। ठीक है, अब ये 23.5 डिग्री का कोण जो बनता है एक्सेस का, वो बनता है ऑर्बिटल प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है उसके साथ। ऑर्बिटल प्लेन मतलब जो परिक्रमण कक्ष है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सपोज कीजिए इस प्लेन में घूम रही है, ये सन है। ठीक है, सन के चारों तरफ इस ऑर्बिट में, इस परिक्रमण कक्ष में वो परिक्रमा कर रही है सूर्य की चारों तरफ। तो इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर बना दो। अब इसको अगर 2D में हम लोग दिखाएं तो सपोज कीजिए इसी फिगर को हम लोगों ने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि ये जो है ये आपका
ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन, जिस प्लेन में वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इस प्लेन पे आपको एक एंगल बनाना है 90 डिग्री का। ये आपका कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो इस 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद या जो आपने नॉर्मल बनाया है, इस नॉर्मल के साथ जो एक्सेस है वो आपका एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो एक्सेस है, जो अक्ष है अर्थ की, वो ऑर्बिटल प्लेन या परिक्रमण कक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो वो बनता है आपका ये वाला कोण 66.5 डिग्री का। और जब आप 66, 23.5 मिलाओगे तो आपको पता है क्या मिलेगा आपको, है ना, 90 डिग्री। तो प्लीज एक बार कंफर्म करें, ये समझ में आएगा नहीं कॉन्सेप्ट? इसके बाद फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, तो अब चूंकि कॉन्टिनेंट्स भी अपने चैप्टर में है और इतने छोटे लेक्चर्स में पूरा कॉन्टिनेंट तो कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू आपको जरूर मिलेगा, है ना, मजा आएगी आपको। अब अगर मैप को देखें हम लोग, वर्ल्ड मैप को, तो यहाँ पर आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और एक है आपका यहाँ पर छोटा सा छिपा हुआ जो है आपका बनता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इनके बाद आप कह लो कि दक्षिणी गोलार्ध में नीचे फैला हुआ है पूरा आपका अंटार्कटिका। तो ये आपके टोटल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, अब इनका लोकेशन तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि कैस्पियन सी से ऊपर आप देखो एक लाइन मैंने बनाई है ना, ये आपका कैस्पियन सी है बीच में। कैस्पियन सी से ऊपर एक लाइन बना दीजिए, ये वाली लाइन एशिया और यूरोप को सेपरेट करती है। इस लाइन के आसपास जो रीजन है उसे हम बोलते हैं यूरेशिया, ध्यान रखिएगा, है ना। एशिया और यूरोप का वो पार्ट जो दोनों में कॉमन है। अब चूंकि कोई आप कह लो कि वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है यूरोप और एशिया के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा यूरोप है और एशिया है, इसका जो कॉमन पोर्शन है, मर्ज हो रहा है जो दोनों में, उसे हम लोग यूरेशिया बोलते हैं, जो कि कॉमनली आप कह लो यूरोप और एशिया दोनों में। ठीक है, अब अगर कॉन्टिनेंट्स को देखें तो नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंड्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका का अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाए, है ना, हाईएस्ट पीक आपका है माउंट मैकिनले। ये आपका यहाँ पर है अलास्का में। ठीक है, जो अलास्कन रेंज है, माउंटेन रेंज, जिसको हम ब्रुक्स रेंज, अभी आगे एक और मैप में दिखाऊंगा जिसमें माउंटेन रेंजेस जो है इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है आप कह लो एमसीक्यू बूस्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका की, तो आपका हो जाएगा माउंट मैकिनले, आपका अलास्का में है। और जो लोएस्ट एलिवेशन, हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा और लोएस्ट एलिवेशन सबसे जो नीचे है, वो आपका बनेगा डेथ वैली के आसपास। ये आप कह लो जो डेथ वैली है, ये आपका लोएस्ट एलिवेशन दिखाता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, है ना। और डेथ वैली आपका कैलिफोर्निया के पास। अब आप कैसे पहचानोगे कि कैलिफोर्निया कहां पर है? तो आप देखिए, ये वाला जो एक पेनिनसुला निकला हुआ है, इसे हम बोलेंगे फ्लोरिडा, और इसी के अपोजिट जो ये वाला पेनिनसुला निकला हुआ है, इसे हम बोलेंगे कैलिफोर्निया। तो नॉर्थ अमेरिका में याद रखिएगा, जो नीचे की तरफ 2 पेनिनसुला निकले हुए हैं, ठीक है, उसमें आपका जो राइट वाला है वो है फ्लोरिडा, और जो लेफ्ट वाला है वो है कैलिफोर्निया। जो लंबा है वो कैलिफोर्निया है। ठीक है, यहीं पर आपका डेथ वैली है सिचुएटेड, जो आपका लोएस्ट एलिवेशन है नॉर्थ अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। इसी में अगर नॉर्थ अमेरिका में हम देखें तो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे देखिए, मैप को याद करने का एक तरीका, 2-3 तरीके हैं। या तो आपको बहुत अच्छा रटने की पावर है आपकी, आप एटक उठाओ सब कुछ रट जाओ, है ना। मेरे अंदर ये शक्ति नहीं थी, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसी शक्ति नहीं होती है कि एक ही बार में देखा सब याद हो गया। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले आप उन्हें याद करो। जब आप उन्हें याद करोगे तो आसपास की चीजें भी आपको पता लग जाएंगी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। जैसे मैंने बोला कि ये आपका है कैलिफोर्निया, यहाँ पर है आपकी डेथ वैली, जो आपका लोएस्ट एलिवेशन है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, फिर मैंने साथ ही में आपको बताया कि ये आपका फ्लोरिडा। अब कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के बीच में ये जो कंट्री आपको दिख रही है, ये है मैक्सिको, ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मेनली 3 कंट्री हैं पूरे कॉन्टिनेंट में। एक आपका है ये अलास्का, जो कि यूएसए का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, यूएसए का 55th स्टेट आप कह लीजिए, 54th या 55th स्टेट है अलास्का। उसके बाद आपका बीच से आप इसको काट दिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कनाडा, उसके नीचे आपको मिल जाएगा यूएसए अमेरिका, और अमेरिका के नीचे आपको मिल जाएगा मेक्सिको। और यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, मेक्सिको और आप कह लीजिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में, है ना, तो ये आपको
यहाँ पर होंडरस मिलेगा, कोस्टा रिका मिलेगा, निकारागुआ मिलेगा, ब्लीज, बेल्मोपेन। तो ये सारे जो आपको मिलेंगे ये सब लैटिन अमेरिका के पार्ट में आ जाते हैं। हालांकि हैं ये नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन जो मेजर कंट्रीज हैं वो आप देखोगे 4 ही आपको दिख रही हैं। एक आपका मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, और जो अलास्का है वो भी कहीं ना कहीं यूएसए का ही पार्ट है, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर 3 कंट्रीज मेन है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स इसी मैप में अगर आप देखें तो ये वाला जो एक फ्लैंक निकला हुआ है इसको अलास्कन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो अलास्कन पेनिनसुला है ये आगे कंटिन्यू है आइलैंड्स के फॉर्म में, है ना, आगे आइलैंड्स के फॉर्म में चला जाता है, उसे हम बोलते हैं एल्यूशियन आइलैंड। ध्यान रखिएगा ये एल्यूशियन आइलैंड कहीं जो वर्ड से सर एक बार हिंदी में भी बोल दिया कीजिए सर। अब देखिए मैडम, जो आपका यहाँ पर नाम है वो तो नाम तो यही रहेगा, चाहे हिंदी में आप बोलो या इंग्लिश में, है ना। जैसे पेनिनसुला वगैरह बोल रहे हैं आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में कि यहाँ बताना है। देखिए जो पेनिनसुला है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। पहले तो आप ये जानो पेनिनसुला होता क्या है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हम बोलते हैं कि ये भारतीय प्रायद्वीप आपका ये वाला है, कहलाता है। पेनिनसुला को हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप भूमि का वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से सागर से या ओशियन से घिरा हुआ होता है। भूमि का वो पार्ट जो 3 तरफ से ओशियन से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे ओशियनोग्राफी में कि इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। अभी हम लोग सिर्फ नाम पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रायद्वीप कहाँ पर है या कौन सा पेनिनसुला कहाँ पर है। तो आप देखिए सर लैटिन अमेरिका के बारे में दोबारा बता दीजिए। देखिए लैटिन अमेरिका का बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका में आप समझ लो मैक्सिको से आप कंटिन्यू करो और साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीट कर लो, ये वाला हिस्सा आपका लैटिन अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, लैटिन अमेरिका में आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के भी कुछ कंट्रीज होती हैं, लाइक मैक्सिको, आपका यहाँ पर होंडरस होगा, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ब्लीज, है ना। तो ये सारा मिला करके आपका जो साउथ अमेरिका में आप इसको मर्ज कर दो, ये पूरा आपका लैटिन अमेरिका कहलाता है। ठीक है सर, लैटिन अमेरिका कहते क्यों है? अब देखिए ये तो नेमिंग के आधार पर है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है कि क्यों इसको कहा जाता है ना। लेकिन ऐसा कोई रीजन भी मैंने आज तक पढ़ा कि इसको क्यों बोलते हैं। देखिए जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर दें। हेलो, तो फिर वो भी दे रहा हूँ। देखिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर दें। तो फ्रेंड्स मैंने बोला कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनले, है ना, जो कि अलास्का में है। इसे माउंट दिनाली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। माउंट दिनाली भी इसे कहा जाता है, माउंट मैकिनले को। तो एग्जाम में किसी भी वर्ड में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो ये वाला फ्लैंक मैंने बताया ये आपका अलास्कन पेनिनसुला है या अलास्कन प्रायद्वीप है। अलास्कन प्रायद्वीप के बाद, है ना, आप इसी में आगे बढ़िए तो यहाँ पर जो माउंटेन चेन मिलती है आपको, ये वाली जो माउंटेन चेन है ये रॉकीज कहलाती है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, आगे के इसी के बाद सेशन में ही एक मैप मैंने और डाला है माउंटेन्स के या माउंटेन रेंजेस को स्टडी करने के लिए। यहाँ पर इस मैप में हम लोगों ने बेसिकली सीज और कॉन्टिनेंट्स को लिया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मैक्सिको है, तो इसी के नाम पर ये वाला जो पोर्शन है गल्फ ऑफ मैक्सिको कहलाता है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद ही जो यहाँ पर सी मिलती है इसके नीचे, जहाँ पर आपका क्यूबा है, डोमिनिको रिपब्लिक है ना, जमाइका है, यहाँ पर जो ये आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये आपके कैरिबियन सी में होते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए आपने सुना होगा कि क्रिकेट में एक टीम होती है वेस्ट इंडीज के नाम से जिसे हम जानते हैं, है ना। क्रिकेट में एक टीम है वेस्ट इंडीज। तो आप में से कोई बताएगा मुझे कि वेस्ट इंडीज कहाँ पर है इस मैप में? आप में से प्लीज कोई बताएगा कि वेस्ट इंडीज इस मैप में कहाँ पर है? जो वेस्ट इंडीज हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो वो इस मैप में कहाँ पर है? कैरिबियन टीम से सर मैच के उखाड़ी जी। देखिए जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद आपका कैरिबियन सी है ना, यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इन्हें ही टोटली एक साथ मिलाकर वेस्ट इंडीज बोला जाता है। आप में से किसी का माइक ऑन म्यूट कर रहे हैं, देखिए ये चीज डिस्टर्ब करती है बहुत ज्यादा, है ना। उसके बाद फ्रेंड जो मेजर ओशियन है अगर उनकी हम बात करें तो आपका एक है सबसे बड़ा ओशियन जिसे हम बोलते हैं, वो है आपका पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन आपको दिखेगा यहाँ पर, जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है
है ना, ये आपका पश्चिमी सीमा जो है इसका, इसके आप पश्चिम में जब देखोगे तो आपको पैसिफिक ओशन दिखेगा। कर्क रेखा के ऊपर का पोर्शन आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहलाता है और कर्क रेखा के नीचे का पोर्शन साउथ पैसिफिक ओशन कहलाता है। यही पैसिफिक ओशन जब आप मैप ग्लोब में देखोगे तो ये वाला पोर्शन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आके मिलेगा ना, तो यही पैसिफिक ओशन आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब इसको हम आपस में मिला देते हैं तो जो ये वाला पोर्शन है जापान के पास वाला, इसको हम बोलते हैं वेस्ट पैसिफिक ओशन और ये आपका कहलाता है ईस्ट पैसिफिक ओशन। इस मैप में आपको ये ईस्ट पैसिफिक ओशन लग रहा होगा और ये वेस्ट पैसिफिक ओशन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर ग्लोब में हम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा ईस्ट में और जो जापान के पास वाला है वो चला जाएगा वेस्ट में, ठीक है। तो अगर इस टर्म में बात किया जाए कि वेस्ट पैसिफिक ओशन और ईस्ट पैसिफिक ओशन, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जहां पर आपका जापान है या साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर आपका ईस्ट पैसिफिक ओशन है, सॉरी वेस्ट पैसिफिक ओशन है, और जहां पर आपका अमेरिका वहां पर ईस्ट पैसिफिक ओशन है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड से अटलांटिक ओशन की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप। देखिए जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और यूरोप और अफ्रीका है, इनके बीच में आप देखेंगे एस शेप एक आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो एस शेप ओशियन है ये आपका अटलांटिक ओशन है। कर्क रेखा के ऊपर इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलते हैं और उसके नीचे से साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं। वहीं पर अगर यूरोप की बात करें तो इसके ऊपर आप चले जाइए तो आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन और नीचे आपको मिलता है सदर्न ओशन या अटलांटिक ओशन, ठीक है। यूरोप की फ्रेंड्स हाईएस्ट पीक जो है वो आपका है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस आपका काकेसस चेंज जो है, काकेसस माउंटेन उनकी हाईएस्ट पीक है ना। तो ये आपकी पूरे यूरोप की हाईएस्ट पीक बन जाती है माउंट एल्ब्रस। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे इस सेंस में भी पूछा सकता है कि काकेसस का जो हाईएस्ट पीक है वही यूरोप का हाईएस्ट पीक है, तो बिल्कुल सही है ना। जो कैस्पियन सी है ये आपका लोएस्ट पॉइंट बनाता है यूरोप, ये आपका जो कैस्पियन सी है ये आपका। उसी तरह से अगर एशिया की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि 8,848 मीटर पे जो अपना माउंट एवरेस्ट है उसमें सबसे नंबर 1 रैंक पे ये है ना, सबसे पहली पोजीशन पे माउंट एवरेस्ट, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर में। लोएस्ट एलिवेशन आपको डेड से मिल जाएगा जो कि आपको इजराइल और जॉर्डन के पास मिलेगा। अब इजराइल और जॉर्डन की लोकेशन क्या है तो आप देखेंगे ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है ना। अरेबियन पेनिनसुला का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको इजराइल और अंदर इजराइल से आपको मिल जाएगा जॉर्डन। तो इसी में आपको एक सी दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम भूमध्य सागर बोलते हैं या मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। अब भूमध्य सागर को अगर पूछा जाए अटलांटिक ओशन से कौन सा स्ट्रेट जोड़ रहा है, हम लोग पढ़ते हैं जल डमरू, है ना। जो स्ट्रेट और चैनल होते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। जो चैनल होता है वो 2 बड़े लैंड पार्ट को अलग करता है और जो स्ट्रेट होता है वो 2 बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से कौन सा स्ट्रेट जोड़ रहा है तो वो आपका यहाँ पर बनता है टिप पर, ये वाला जो टिप है यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ता है। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये ब्लैक सी कहलाता है। अगर ईस्ट से वेस्ट हम जाएं तो सबसे पहले आपका कैस्पियन सी आएगा, फिर ब्लैक सी आएगा, फिर मेडिटेरेनियन सी आएगा, है ना। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जो स्ट्रेट जोड़ता है एक्चुअली में क्या होता है कि ये सपोज कीजिए आपका ब्लैक सी है तो यहाँ पर एक छोटा सा सी है, सी ऑफ मारमारा, और सी ऑफ मारमारा के बाद आपका है मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। तो जो काला सागर और भूमध्य सागर है इनको आपस में जोड़ते हैं 2 स्ट्रेट और बीच में वो स्ट्रेट जुड़ते हैं सी ऑफ मारमारा से। तो एक है आपका बॉस्फोरस स्ट्रेट और एक है आपका डार्डेनल स्ट्रेट, है ना। तो ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे जब इसकी बात करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड अरेबियन पेनिनसुला जो है हमारा, मतलब अरेबियन प्रायद्वीप जो है, और ये जो अफ्रीका है इसके बीच में आपको एक सी दिख रहा होगा, ये आपका रेड सी कहलाता है या लाल सागर कहते हैं इनको। यहीं पर लाल सागर में ध्यान रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं डुमेरा आइलैंड, है ना। अभी ये न्यूज में भी था। जो डुमेरा आइलैंड है ये आपका जिबूती की टेरिटरी है, इरिट्रिया जिबूती, ये आपके यहाँ पर है। जो आपका ये है आप कह सकते हैं इसको कह सकते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है आपका इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती इन सबसे मिलकर के बना हुआ है ना। तो जिबूती का एक तरीके से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इरिट्रिया और जिबूती के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रेड सी में डोमेरा आइलैंड पे। तो ये भी एक करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। अफ्रीका की अगर हाईएस्ट पीक की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका माउंट किलिमंजारो। ध्यान रखिएगा माउंट किलिमंजारो एक ऐसा पर्वत है जो इक्वेटर के ऊपर है यहाँ पर, है ना, लेकिन इसके टॉप पे हमेशा बर्फ से ढका रहता है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में
कल वाले कि जो सन है वो इक्वेटर पे 2 बार ओवरहेड हो रहा है, जो हीट है एनर्जी वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे मिल रही है। उसके बाद भी जो किलिमंजारो है ना, इसकी हाइट के कारण ये इक्वेटर पे होने के बाद भी पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। तो ये एक पिक्यूलियर चीज है। ये आपका तंजानिया में, ध्यान रखिएगा, तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, है ना। लोवेस्ट अगर एलिवेशन की बात करें फ्रेंड तो जिबूती में ही लेक असाल है ना, जिबूती में ही आपको मिलेगा लेक असाल यहाँ पर। तो ये आपका अफ्रीका का लोवेस्ट एलिवेशन है। उसी तरह फ्रेंड्स अगर हम यूरोप की बात कर लिए हाईएस्ट और लोवेस्ट पीक की, साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक की बात करें तो साउथ अमेरिका की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी माउंट एकोंकागुआ है। ये आपका अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे है, ठीक है। आप कह सकते हैं जो एंडीज हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर एक माउंटेन चेन है, इसे हम बोलते हैं रॉकीज, इसके पश्चिमी हिस्से में। उसी तरह ये माउंटेन चेन कंटिन्यू होती है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में से बोला जाता है एंडीज। यह आपकी यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ध्यान रखिएगा, है ना। यंग फोल्ड माउंटेन्स आप कह सकते हैं युवा पर्वत श्रेणियां हैं ये हिमालय की तरह। वहीं पर अगर हम अमेरिका में ही इस वाले हिस्से को देखें फ्लोरिडा के ऊपर, तो ये अपलेशियंस कहलाते हैं और ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। जो भी यंग फोल्ड माउंटेन होंगे वो अपने लाइफ साइकिल में आगे चल के ओल्ड फोल्ड माउंटेन ही बनते हैं, ड्यू टू आप कह सकते हैं जो एक तरीके से उनका जो जैसे माउंटेन है यहाँ पर आपका इसका जो परत है इसका क्षरण होगा, जो फैक्टर्स हैं जैसे कि वायु हो गया, पवन हो गई आपकी, उसके बाद जल हो गया, वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गए, तो कहीं ना कहीं जो इरोजन ये करते हैं, है ना, पीक पे, उसके कारण इनकी हाइट कम हो जाती है। तो जो यंग फोल्ड माउंटेन है वो अपने लाइफ साइकिल में आगे चल के ओल्ड फोल्ड माउंटेन बन जाता है। तो एपलेशियन जो है नॉर्थ अमेरिका में, जो आपका इस वाले हिस्से में है फ्लोरिडा के ऊपर, ये कभी यंग फोल्ड माउंटेन रहा होगा, लेकिन आज ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। उसी तरह अगर प्रेजेंट में देखें तो रॉकीज, एंडीज आपके यंग फोल्ड माउंटेन। आशीष सर जुड़ गए क्या? ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर लोवेस्ट एलिवेशन की बात करें तो वाल्डेज आपका अर्जेंटीना में लोवेस्ट एलिवेशन है साउथ अमेरिका में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंटार्कटिका के अगर हाईएस्ट पीक की बात करें, चूंकि ये भी एक कॉन्टिनेंट है, तो वो हाईएस्ट पीक आपको मिलता है माउंट विंसन, है ना। हाईएस्ट पीक याद रखिएगा अंटार्कटिका माउंट विंसन, और जो लोवेस्ट एलिवेशन है वो अभी इसमें नोन नहीं है। 2-4 और इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। मेघराज जी सर अगर आप बताएं तो मैं कंटिन्यू कर दूं। देखिए टाइम ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुका है ना, तो फिर भी मैं 2-4 पॉइंट और हैं तो इसको आप देख लें कि अगर आप साउथ ईस्ट एशिया रीजन को देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेरिंग सी, बेरिंग सी के नीचे सी ऑफ ओस्टोक मिलेगा। उसके बाद आप आएंगे जापान के पास, ये वाला जो सी है ये आपका सी ऑफ जापान कहलाता है ना। ये कई बार नॉर्थ टू साउथ मैच कराने को भी एग्जाम में आता है, तो बेरिंग सी, सी ऑफ ओस्टोक, और यहीं पर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एक प्रायद्वीप दिख रहा है, याद रखिएगा, जो साइबेरिया रशिया से निकला हुआ है, ये आपका कहलाता है कामचत्का पेनिनसुला। कामचत्का पेनिनसुला के नीचे आपका सी ऑफ ओस्टोक मिलता है, ठीक है। तो ईस्ट चाइना सी के बाद आपका मोस्ट डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी आ जाता है, जिसमें आपके अभी हाल ही में डिस्प्यूट चल रहा है इन सारी कंट्रीज का आपस में, पार्सले और स्पार्टल आइलैंड्स को लेकर के, है ना। सबका ये दावा है कि जो पार्सल और स्पार्टले आइलैंड है ये आर्टिफिशियली चाइना ने डेवलप किया है साउथ चाइना सी में, ताकि जो नॉटिकल माइल्स का एक एरिया है ना, जितने आप कह लो कि जो 100 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर होता है उससे ज्यादा का जो एरिया है वो कवर हो जाए, और साउथ चाइना सी का जो पूरा रिसोर्स रीजन है वो चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए। तो इसलिए चाइना 9 डैश लाइन, और पहले 11 डैश लाइन पे था, अब 9 डैश लाइन बना करके इस पूरे साउथ चाइना सी को घेर रहा है इन आइलैंड्स के चारों तरफ। इसकी बात हम लोग आगे कभी कर लेंगे आराम से, है ना, जब इसके सेपरेट डिस्कस करेंगे साउथ चाइना सी इशू को। तो फ्रेंड्स ये एक तरीके से कॉन्टिनेंट्स का ओवरव्यू था, ठीक है। इसी में एक और चीज मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट है, जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि अगर बात करें, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका में ये आपके रॉकी माउंटेन है, रॉकीज रेंजेस के पास ही आपके कैस्केड माउंटेन है, ठीक है। सेरा नेवदा माउंटेन, ये सारे रॉकीज के ही एक्सटेंशन है। अलास्का में आपको मिल जाएगा ब्रुक्स रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर साउथ अमेरिका में देखें तो ये आपका एंडीज माउंटेन सिस्टम है, यहाँ पर आपको ब्राजीलियन हाइलैंड्स और गुयाना हाइलैंड्स, गुयाना, सुरिनेम और फ्रेंच गुनिया, यहाँ पर 3 आपको कंट्रीज मिलेंगी, उन्हीं के नाम पर गुयाना हाइलैंड आपका साउथ अमेरिका में ये एक तरीके से प्लेटो रीजन बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरेनीज माउंटेन्स आपको मिलेंगे, और इटली के ऊपर, ये आपका इटली है ना, तो इटली के ऊपर आपको आल्प्स की श्रेणी मिलेगी, जिन्हें हम आल्प्स माउंटेन भी कहते हैं। यहाँ पर आप अफ्रीका में देखें तो एटलस माउंटेन रीजन है, जिसके नीचे आपका पूरा सहारा डिजर्ट बसा हुआ है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी में कि क्यों कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे ही हॉट डिजर्ट्स मिलते हैं, तो उसमें सहारा जो हॉट डिजर्ट है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखना। अगर अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पर पैटागोनिया का डिजर्ट है और यहाँ पर अटाकामा का मरुस्थल है।
है ना। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट्स आपको मिलेंगे, यहीं पर आपको डार्किंसबर्ग माउंटेन मिल जाएंगे अफ्रीका में ही सदर्न पार्ट में, और डार्किंसबर्ग माउंटेन के पास ही आपको कालाहारी का मरुस्थल मिलेगा, है ना। तो कालाहारी का मरुस्थल आपको याद रखिएगा। यहाँ पर पूरा लेक सिस्टम आपको दिखता है। ये वाला जो सिस्टम आपको अफ्रीका में, ये वाला जो रीजन है ग्रेट लेक्स वाला, ये जो रीजन है ये आपको बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली बनी हुई है ना, जिसमें बहुत सारे लेक आपके डेवलप हुए हैं नीचे से लेके ऊपर तक। एक तरीके से यूरोप और एशिया को जो नेचुरल बाउंड्री अलग कर रही है, यूराल माउंटेन्स की, यूराल रिवर की और कैस्पियन सी की, है ना, उसमें यूराल माउंटेन से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिमालय आपको पता है यहाँ पर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में आपको मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में। और फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखना, जो वर्कोयांस माउंटेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कोयांस साइबेरिया में एक ऐसी जगह है मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट में, जिसे कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, कोल्ड पोल ऑफ द अर्थ कहा जाता है वर्कोयांस को, क्योंकि ये आप कह लो पूरे वर्ल्ड में सबसे ठंडी प्लेस है। अब हालांकि ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हाल ही में डिस्कवर किया गया है अंटार्कटिका में एक जगह जो कि इससे भी ज्यादा ठंडा है, लेकिन फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप बात करें, उत्तरी गोलार्ध में, तो ये वर्कोयांस सबसे ज्यादा ठंडी जगह है, माउंटेनियस रीजन है ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोल्डेस्ट प्लेस कह सकते हैं वर्कोयांस को, है ना। तो फ्रेंड्स एक बार प्लीज कंफर्म कर दें कि ये सेशन आपको आज का कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। कॉन्टिनेंट्स और जो भी फिजिकल ज्योग्राफी हम लोगों ने डिस्कस की है, थोड़ा सा ये मैंने फास्ट किया क्योंकि टाइम ऑलरेडी अपना एक्सटेंड कर गया था, तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक दें। सर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। ठीक जी सर, बच्चों का एक बार सर बहुत अच्छा था सर। बहुत मजा, वेरी नाइस सर।